बर्फीली चोटियों से लहराते देवदारों तक, हर वादी हरियाली में गूंजती हिमाचली पहाड़ी भाषाओं की मिठास और लोक संस्कृति की थिरकन को प्रणाम। आप सभी प्रिय दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। कल्पना कीजिए जब कांगड़ा की कॉलोनी में कनिहारू कनिहारू पाओ चंदा माँ की लोरी गूंजती हो, तो मंडी की माटी से हाथा लेंदी लोटकू देवकू के बोल पर लुड्डी की थिरकन होती हो। चंबा की चादरों में लिपटी गदयाली, किन्नौर का भोटिया लहजा, लाहौल स्पीति की स्थानीय बोलियां, ये केवल लाहौल स्पीति की स्थानीय बोलियां ये केवल पहाड़ी भाषाएं नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की धड़कनें हैं। हमारी लोक संस्कृति में बसती हैं जागर की रहस्यमयी कहानियां, हुड़क की थाप, नैनी के गीत और फागुन के मेले की रौनक। ये धरोहरें न केवल हमारी पहचान है, बल्कि सामाजिक परंपराओं और पर्यावरणीय संदेशों का भी खजाना है। आज से खुद की तलाश के इस फेसबुक को प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरू होने वाली ये सीरीज इन्हीं अनमोल रत्नों को उजागर करेगी, जिसमें हमारे साथ रहेंगे अनेकों लोक साहित्यविद, भाषा विशेषज्ञ, लोक संगीतकार और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षक, जो अपनी चर्चाओं के माध्यम से हम सभी को हिमाचल से रूबरू कराएंगे और उनके माध्यम से हम जान पाएंगे कि कैसे ये बोलियां और परंपराएं आधुनिक चुनौतियों के बीच भी जीवित है। तो चलिए इस लोक यात्रा की शुरुआत करते हैं आज के इस पहले एपिसोड से। ये आज का खुद की तलाश द्वारा शुरू की जा रही इस सीरीज का पहला एपिसोड है, और इस विशेष एपिसोड में, इस विशेष सीरीज के पहले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हिमाचली पहाड़ी भाषाएं और लोक संस्कृति पर। हिमाचल, जो कि सांस्कृतिक दृष्टि से अपने आप में दर्शकों से आग्रह है, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? ये कमेंट करके बताइए, ताकि हम यहाँ पर देख पाएं कि क्या आप लोग कमेंट देख पा रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज के हमारे जो विशेष वक्ता रहने वाले हैं, वो एक समाज सेवी, साहित्यकार होने के साथ साथ प्रखर वक्ता, समाज के एक जागरूक व्यक्ति और विभिन्न त्रुटियों को, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, प्रशासनिक स्तर पर हो, उन समस्याओं, उन विसंगतियों के खिलाफ प्रखर आवाज उठाने वाले, बेबाकी से उस पर बात करने वाले व्यक्तित्व हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज के हमारे विशेष वक्ता आदरणीय डॉक्टर श्री वीरेंद्र शर्मा वीर जी की। सबसे पहले नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आज की इस विशेष कड़ी में हमारे साथ जुड़ने पर। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। साहित्यिक दृष्टि से यदि हम बात करें, या फिर समाज में जिस तरह का आपका समाज सेवा के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में जो आपका योगदान है, वो अपने आप में अतुलनीय है। आपके विषय में कहना यूं होगा जैसे एक बहुत बड़ी शख्सियत के लिए कुछ छोटे से शब्द कहना क्या
बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे मेरे शब्द, लेकिन आप अपने आप में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दीपक को रोशनी दिखाने जैसी बात होगी, लेकिन अपने परिचय अपनी परंपराओं की इस श्रृंखला में उस परिचय का भी परंपरा का भी मैं निर्वहन ज़रूर करना चाहूँगी। आप मूलतः हिमाचल प्रदेश के ज़िला कांगड़ा के क्षेत्र ज्वालामुखी से संबंध रखते हैं और आपकी स्नातकोत्तर की पढ़ाई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से हुई। वर्तमान में आप एक प्राइवेट कंपनी में बतौर मैनेजर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साहित्यिक योगदान की यदि हम बात करें तो अ, मुख्यतः कविताएं और शोध के क्षेत्र में आपका विशेष योगदान है। कविताओं में आपने पहाड़ी और हिंदी दोनों ही तरह की कविताएं लिखी हैं और मुख्यतः जो दिवंगत और बुजुर्ग साहित्यकार हिमाचल के साहित्य जगत में हैं, उनकी रचनाओं को प्रकाशित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य आपने किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अ, एक समाज सेवी, साहित्यकार, संपादक, एक प्रखर वक्ता, बेहतरीन मंच संचालक और एक बेबाक पत्रकार की तरह गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यक्तित्व हैं आप। और समाज सेवा के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो 2001 से लेकर लगातार आज तक वर्तमान समय तक आप समाज सेवा के क्षेत्र में सेवारत हैं। 2000 इसका अगर मैं एक उदाहरण दूं, 2017 में अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट खिलाड़ी हरजीत कुमार, जिन्होंने अमेरिका के फ्लोरिडा में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, वहां से वे रजत और कांस्य पदक जीत कर आए थे। हरजीत कुमार को अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट खिलाड़ी के रूप में अमेरिका भेजने के लिए आपने उन्हें क्राउड फंडिंग के जरिए अमेरिका आपने भिजवाया था। ये जो कि भारत के युवाओं के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल थी कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में युवाओं का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी सहायता कर पा रहे हैं बड़े मंचों पर ले जाने की। इसके अलावा साहित्यिक क्षेत्र में नए उभरते लेखकों, कवियों, साहित्यकारों को नवांकुर साहित्यकारों को आप तरजीह देते हैं और उनके हक में आवाज उठाते हैं। साहित्यिक योगदान की यदि हम बात करें तो मैंने पहले भी कहा कि बुजुर्ग हिमाचल के बुजुर्ग और दिवंगत साहित्यकारों की साहित्य रचनाओं को एकत्रित करके आप प्रकाशित करने का कार्य कर रहे हैं। दो मुख्य काव्य संग्रहों का नाम मैं लूंगी। कालियां धारा सूरज उगे, ओंकार फलक जी का संग्रह आपने प्रकाशित किया था, और एक और घुड़कू आखिरी सांसें, हरे कृष्ण मुरारी जी के काव्य संग्रह को आपने प्रकाशित किया था। इसके अतिरिक्त पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी के खंडहर होते आवाज को, जिसको हमने आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बहुत देखा, जिसके लिए आपने आवाज उठाई, उस खंडहर होते आवाज को राष्ट्रीय धरोहर पर घोषित करवाने पर आपने बहुत बल दिया और प्रशासन के सामने मांग रखी। आपकी साहित्यिक रचनाओं की यदि मैं बात करूं तो हिंदी और पहाड़ी दोनों ही में आप काव्य रचना करते हैं। पहाड़ बोलते हैं नाम से आपका हिंदी काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है और बहुत सारे साझा काव्य संकलनों में आपकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। हिमाचल की और देश की अन्य बहुत सारी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लगातार आपकी कविताएं, आपके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। देश प्रदेश की बहुत से प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं के अतिरिक्त अभी 3 पुस्तकें ऐसी हैं जो कि प्रकाशनाधीन है। उसमें से 2 हिंदी में और एक पहाड़ी में पुस्तक आपकी प्रकाशित होने वाली है। और जो दिवंगत और बुजुर्ग हिमाचल के साहित्य जगत में महान व्यक्तित्व है, महान शख्सियतें हैं, उस पर एक पुस्तक लगभग 288 साहित्यकारों की साहित्यिक जीवन वृत्तांत, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित आपके जो शोध कार्य है, वो उस पर आप लगातार कार्य कर रहे हैं। और एक पुस्तक देवधरा की दिव्य ज्योति,
नाम से आपकी पुस्तक हाल ही में प्रकाशित होने वाली है, जिसमें 22 दिवंगत लेखकों के शोध आलेख यानी कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व प्रकाशित होने वाले हैं। एक मंच संचालक के रूप में यदि मैं बात करूं तो बहुत सारे राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर आपने मंच संचालक के रूप में भी अपनी अहम भूमिका अदा की है। हिमाचल का जो हमीरपुर आकाशवाणी केंद्र है, वहां पर आप उद्घोषक के रूप में 2 वर्ष कार्य करते रहे और इसी तरह से अनेकों साहित्यिक मंचों पर भी आप मंच संचालन करते रहते हैं। ये बहुत सारे चीजें बताने को थी, लेकिन मुझे लगता है उन सारी चीजों में से भी मैंने बहुत कम बताया है, इसका भी 5% बताया है। मैं सर एक बार फिर खुद की तलाश की ओर से और अपने सभी दर्शकों की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। खुद की तलाश द्वारा आयोजित यह कड़ी हिमाचली पहाड़ी भाषाओं, लोक संस्कृति, लोक साहित्य पर विशेष रूप से केंद्रित रहने वाली है और हमारा सौभाग्य है कि आप इस कड़ी में हमारे साथ शामिल है इस पहले एपिसोड में। धन्यवाद। तो क्या सर हम प्रश्नों पे ही चले सीधे? बिल्कुल जी, पहले बहुत समय हो गया, इतना नहीं है जितना आपने बता दिया, उसको भी 5% बताया। हम सीधा विषय पर आए तो अच्छा रहेगा। दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दर्शकों से आग्रह है कि यदि कोई खुद की तलाश के ग्रुप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कृपया खुद की तलाश के व्हाट्सएप ग्रुप में आप इस लाइव का लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि वहां से हमारे जो ग्रुप के सदस्य हैं वो इस लाइव को देख पाए। सर, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है वो है हिमाचली पहाड़ी भाषाएं और लोक संस्कृति पर, यानी कि इस पूरी सीरीज की एक रूपरेखा हम तय करेंगे आज ही के इस कार्यक्रम से। लोक संस्कृति की यदि हम बात करें तो पहला बुनियादी सवाल ये रहेगा कि लोक संस्कृति संस्कृति क्या है और लोक संस्कृति को आप अपने शब्दों में कैसे व्याख्यायित करते हैं? जी, देखिए, संस्कृति शब्द जो है अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, उसके बहुत गहरे मायने हैं। ये भौतिक भी है, अभौतिक भी है, मान्यताओं पर आधारित भी है, ये भाषा के पहलू भी देखती है, ये मानव निर्मित भी है और हमारी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग भी है। हम लोग पहाड़ी प्रदेश में जीवन यापन करते हैं, पहाड़ों की गोद में बसते हैं, जो कि देवताओं की भूमि कही जाती है, देवभूमि कही जाती है। और हमारी सबकी जो हम हिमाचल वासी हैं, 80 लाख के करीब हमारी जनसंख्या है, तो हमारी जो आस्था है, हमारी जो संस्कृति है, वो देव संस्कृति के नाम से ही जानी जाती है। और हमारी देवताओं के प्रति आस्था, समृद्ध परंपरा, विविध कलाओं, हस्तशिल्प जैसे हो गया, हस्तशिल्प हो गया, पहाड़ी चित्रकला हो गया, व्यंजन हो गए, जिनमें मंडियाली धाम है, कांगड़ी धाम है, बिलासपुरी धाम है, सिड्डू है, बाड़ी है, ऐसी चीजों से परिपूर्ण है। यहाँ पर हम बात करें कि जहाँ हिंदू रहते हैं वहां पर बौद्ध भी हैं, वहां पर इस्लाम धर्म को समर्पित लोग भी हैं। फिर भी अगर बात विभक्त करना चाहूं तो अगर हम सनातन संस्कृति की बात करें, जहां पर 91%, 91% के आसपास हमारे सनातनी लोग यहाँ पर रहते हैं, उसमें भी 3 मत हैं संस्कृतियों के। सबसे बड़ा मत है शैव मत, शैव शिव को मानने वाले। और दूसरा जो मत है वो है शाक्त, देवी शक्तियों को मानने वाले 51 शक्तिपीठों में से। और जो तीसरा है वो है वैष्णव। तो ये इस तरह के 3 तरह के जो हमारे वो है हमारे यहाँ पर मत हैं। और हमारी जो संस्कृति है वो बुजुर्गों से लेके सदियों से लेके हजारों वर्षों, यूं कहें कि हजारों वर्षों से लेकर के पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत तरीके से वो हम लोगों में आगे से आगे हस्तांतरित होती चली जा रही है, जिसमें रीति रिवाज भी हैं, जिसमें हमारा जो ज्ञान परंपरा भी है, जिसमें हमारा व्यवहार भी है, जिसमें हमारी पूजा पद्धति भी है, ये सभी कुछ शामिल है। क्योंकि अगर सिर्फ एक ही प्रश्न पे बात करने लगे तो इसमें भी घंटों बीत जाएंगे, तो मोटा मोटा सार यही है।
जी, हम वैसे भी इस कार्यक्रम के ज़रिए एक रूपरेखा तय करने वाले हैं, बिल्कुल। आगामी जितने भी हमारे एपिसोड्स रहेंगे। मैं बीच में थोड़ा-सा, क्योंकि आज बहुत समय बाद स्ट्रीम यार्ड से जुड़ रही हूँ, दर्शकों से भी क्षमा चाहूँगी कि कुछ तकनीकी व्यवधान आ रहे हैं, तो थोड़ा-सा शुरू में दिक्कत आ रही है। ख़ैर, अ, मुझे लगता है दर्शकों तक ये सवाल का जवाब पहुँच गया होगा, हालाँकि आपने बखूबी अपनी बात रखी। अ, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ता रहेगा कि क्या, अगर हम लोक संस्कृति की बात करते हैं, तो क्या केवल लोक संस्कृति का क्षेत्र कोई गाँव विशेष ही है, या फिर शहर में भी लोक संस्कृति पनप सकती है, या मौजूद रहती है? देखिए, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है। जी। लोक मतलब जनमानस, हुँ, तो लोक मतलब आम आदमी, लोक मतलब समुदाय। तो हिमाचल प्रदेश जो है, वो जो आपने कहा शहरी और गांव, इन दोनों का सामंजस्य है। हालांकि पहाड़ी प्रदेश है, पर पहाड़ में भी छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे शहर हैं। अगर मैं चंबा की बात करूं तो प्रमुख शहर जो है वो हमारा कौन सा है? चंबा है। अगर कांगड़ा की बात करें तो धर्मशाला, कांगड़ा, ये दो मुख्य शहर हैं। अगर हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर सबसे बड़ा शहर है। ऊना की अगर बात करें तो गगरेट, ऊना, ये बड़े शहर हैं। छोटे कस्बों में तो और भी बहुत हैं। सोलन में भी जी, ऐसे ही है। सोलन सबसे बड़ा शहर है, वहाँ का बद्दी औद्योगिक क्षेत्र एक अगेन बहुत बड़ा शहर है। शिमला में जी, शिमला बहुत बड़ा शहर है, रामपुर शहर है, ठियोग शहर है। सिरमौर में भी ऐसे ही पांवटा साहिब, नाहन, ये दो बड़े जो शहरों में ही गिने जाएंगे पहाड़ी क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो। ऐसे ही मंडी जी, में बात करें तो मंडी सबसे बड़ा शहर है। उसके बाद उभरता हुआ शहर नेर चौक है। सुंदरनगर एक पुराना शहर है, रियासत जी, कालीन। या करसोग की बात करें, शहर है। किन्नौर की बात करें तो रिकांगपिओ हमारा एक शहर है। तो ये कुल्लू जी, में तो कुल्लू है ही है। लाहौल स्पीति की बात करें तो केलोंग, हालांकि वो कस्बा की तरह ही है। तो इस तरह से हम अगर बात करेंगे तो ये हमारा एक, हमारी लगभग 96% जो आबादी है वो हिमाचल प्रदेश की, वो गांव में बसती है, समुदायों में जी, बसती है। और समुदाय भी इस तरह के हैं कि वो अपना, ऊपरी हिमाचल की बात करें, मैं ऊपर से चलूंगा, नीचे से नहीं चलूंगा, ऊपर से चलूंगा, लाहौल स्पीति से। तो लाहौल स्पीति में बहुत तरह के समुदाय जो है वो वहां पर लोग, समुदायों से संबंधित लोग निवास करते हैं। उसमें भोट भी हैं, उसमें सनातन परंपरा को संबंधित लोग भी हैं। और उनकी अपनी अपनी एक जो है वो संस्कृति है। कुल्लू की अपनी है। कुल्लू में मिश्रण है। पुराना कुल्लू जी, जो है वो बहुत कम लोगों में रह गया है, बहुत कम क्षेत्रों में रह गया है। उसमें बाहरी क्षेत्र, चाहे वो पंजाब के हैं, चाहे कांगड़ा के लोग हैं, चाहे मंडियाल हैं, चाहे हमीरपुर के कहीं जाके बसे हैं, तो आप आपस में वो, उसमें मिलावट भी हो गया है और सामंजस्य भी है। तो इस तरह से अगर हम दूसरी तरीके से आऊं तो इसमें गादी परंपरा भी है हमारी। जी, हम गादी लोग अगर हम लेके चलें, चंबा और कांगड़ा को लेकर चलें, तो हमारे गादी भी हैं। तो और हुँ, ये जो समुदाय विशेष हमारा जो हो गया है, सामंजस्य है, इसमें भी जी, हमारे परंपराएं हैं, रीति रिवाज है। फिर वही बात है कि उसमें हम लोग जो हमारे इसमें लोग उस उन उन चीजों को, जो हमारे पुराने समय में जो घटनाएं घटी हैं, चाहे वो धार्मिक हैं, चाहे ऐतिहासिक महत्व की हैं, चाहे वो आक्रमण हुँ, कहानियों के समय की हैं, लोक गाथाओं में वो जो है वो परिवर्तित हो गई हैं, लोक गीतों में परिवर्तित हो गई हैं। पहले लिखा तो जाता नहीं था, तो कंठस्थ किया जाता था और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता था। तो दादी जी, नानी की कहानियों से लेकर के वो हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो हस्तांतरित हो चला गया है। लघु कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं। फिर हमारी जो जीवन शैली है वो उसी तरह की हो गई है। हमारा खान हुँ, पान उसी तरह का है। और यूं बात करूं कि हमारा हर कुछ जो है वो संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बाहर से देखने में हम सब एक जैसे लगता है, थोड़ा भीतर घुसेंगे थोड़ा थोड़ा बदलाव नजर आएगा इलाके के हिसाब से। चाहे वो खान खान पान की परंपरा हो, चाहे वो हुँ, हमारी जो रहन सहन की परंपरा हो, चाहे वो हमारे पहरावा हो, चाहे वो हमारी वो पूजा पद्धति हो, चाहे वो हमारी मंदिरों की या भवन निर्माण शैली हो। ये थोड़ा थोड़ा जी, फर्क रहता है, पर फिर भी मोटे तौर पर देखें तो विविधता में एकता है। और हम चंबा से लेकर सिरमौर तक चले, ऊना से लेकर किन्नौर तक चलें, कहीं न कहीं जी, हमें एकरूपता ज़रूर नज़र आती है अगर हम देखें तो। जी। बिल्कुल आपने सही कही कि हिमाचल की जो ज़्यादातर आबादी है, वो तो गाँव में ही बसती है। गाँव में तो बसती है। तो लोग गाँव को ही समझते हैं, और इसके अलावा थोड़ा-थोड़ा अंतर होने के बावजूद संस्कृति लगभग एक सी ही है हर जगह की।
तो क्योंकि अब हिमाचल की बात कर रहे हैं, लोक संस्कृति शब्द पे आ गए, संस्कृति कहाँ पनपती है और किस तरह का स्वरूप रहता है। कुछ और पहलुओं पे भी बात करेंगे संस्कृति के, लेकिन क्योंकि हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं कहूँ हिमाचल, तो आप इसे कैसे व्याख्यायित करेंगे? हिमाचल को या संस्कृति को व्याख्या या उसकी विशेषताएं बताने से पहले मैं केंद्र सरकार की तरफ आना चाहूंगा। केंद्र सरकार की एक योजना है MGMD, मेरा गांव मेरी धरोहर। हिमाचल का हर गांव जो है वो एक धरोहर है, क्योंकि हर गांव की अपना एक इतिहास है, अपना एक उसका इतिहास के साथ साथ उसकी अपने एक महत्व भी है। मैं हमीरपुर की बात करूं तो हमीरपुर के लगभग हर दूसरे गांव से एक फौजी निकलता है। जी। अगर मैं शिमला की बात करूं तो शिमला के लगभग हर गांव के हर घर से एक बागवान निकलता है। हुँ, अगर मैं सिरमौर की बात करूं तो वहां पर किसान निकलते हैं, और किसान के साथ साथ वहां पर जो है वो खदानें जो है, चाहे वो हमारी चूने की खदानें हैं कुछ तरह, तो उस तरह के व्यवसाय से निकलते हैं। अगर मैं हुँ, चंबा की तरफ जाऊं, हिमाचल के कांगड़ा के जिला ऊपरी क्षेत्रों में जाऊं, तो वहां पर गादी लोग हैं, वो अपना पशुधन भेड़ बकरी पालन की तरफ वो जो है। अगर हम हुँ, शहरों की तरफ करें कुछ, अच्छा जैसे कांगड़ा हो गया, हमीरपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, या सिरमौर या सोलन, कुछ व्यवसाय में चले गए हैं लोग, कुछ जो है वो हमारी जो है नौकरी पेशा हैं, और कुछ लोग जो हैं वो हमारी जड़ों से जुड़े हुए हैं, अभी कुछ देव परंपराओं से जुड़े हुए हैं। तो बस यही है, बात वही है कि कुछ आंसर पहले, उत्तर पहले भी हो गया है। दो ही तरह की संस्कृति है, हमारी ग्रामीण संस्कृति है और शहरी संस्कृति है, और ग्रामीण संस्कृति में विविधता बहुत है, जिसे समझने हुँ, के लिए सबसे पहले, जैसे उपनिषद क्या है या वेद क्या है, या उसके बाद वेदों का भी हम बात करें तो जो यहाँ पर निर्माण जो हुआ है, वो जो लिखे गए हैं वो हिमाचल में ही लिखा है वो माना जाता है, या मनुस्मृति जो है हिमाचल में ही लिखी हुई मानी जाती है, और बहुत से ग्रंथ हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं, अभी भी लिखे जा रहे हैं, कई लेखकों ने पहले भी लिखे हैं। हुँ, तो बड़ी बात सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम जिस क्षेत्र में बसते हैं उसका अपना एक इतिहास है, उस क्षेत्र उसकी अपनी एक वेशभूषा है, अपनी एक बोली है, अपनी एक संस्कृति है, अपना एक खान पान का तरीका है। हाँ, हुँ, थोड़ा दूसरे क्षेत्र से वो जैसे कहते हैं कि कोस कोस अपना कोस कोस में क्या कहते हैं, कदम कदम पे बाणी बदले कोस कोस में पानी, कुछ ऐसा जो भी कहा बुजुर्गों की है, तो हुँ, उसी तरह से है। पर अगर एक दूसरे से तरीके से दूसरी तरफ को चलेंगे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ चलेंगे, तो संस्कृति हमारी एक है, भाषा हमारी एक है। अंग्रेजी में कहें तो एक्सेंट और स्लैंग में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, पर्यायवाची में फर्क आ सकता है, हमारे या कुछ समानार्थी शब्द कुछ और सकते हैं, विभिन्नार्थी शब्द कुछ और हो सकते हैं, पर अंततः हम लोगों का वो एक ही है। मैं इसको एक तरह से समेटना चाहूंगा कि हमारी सनातन परंपरा में पूजा की थाली का बहुत बड़ा महत्व है। हुँ, वो कश्मीर का, उस पूजा की थाली में कोई भी पंडित जी पूजा कराएंगे किसी मंदिर में, विवाह शादी में, किसी भी आयोजन में, धार्मिक या किसी आयोजन में, तो उसमें कश्मीर की केसर जरूर उस थाली में होगा। जी, चावल जो है, जितने चावल पैदा करने वाले क्षेत्र है उन क्षेत्रों से चावल होगा। उसमें कुमकुम होगा तो कुमकुम, कहीं की हल्दी लग रही है, कहीं का कुछ जो पारंपरिक तरीके से है। सुपारी जो है वो हमारा जो 7 सिस्टर्स हैं, वो असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, वहां पर सुपारी होता है, तो वहां से सुपारी आ रहा है। नुपारी हुँ, नारियल जो है वो हमारे तटीय क्षेत्रों से आ रहा है। तो इस तरह से जैसे हमारी पूजा की थाली, तो चाहे कश्मीर में मंदिर में पूजा कराई जा रही है, चाहे वो कन्याकुमारी में कराई जा रही है, चाहे वो मुंबई में कराई जा रही है, हिमाचल किसी भूभाग में, जैसे पूरा हुँ, भारत हमारे उस पूजा की थाली में समाहित है, वैसे ही हिमाचल जो है विभिन्न बोलियों, विभिन्न संस्कृतियों के घालमेल के बावजूद विभिन्न दिखता हुआ भी एक है। इतना ही हुँ। कहना चाहूंगा। वो बहुत सुंदर बात आपने कही कि विविधता में भी एकता है, चाहे वो भाषाई आधार पर हो या फिर सांस्कृतिक आधार पर। सांस्कृतिक आधार दर्शक पर हो। जी, दर्शकों की ओर चलते हैं, कुछ सवाल भी आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ यहाँ से देखना चाहूँगी कि कौन-कौन लोग जुड़े हैं। अनिल शर्मा नील जी, संजय मेहरा जी, सोम प्यारे जी, अ, ठाकुर विशाल जी, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी। सतपाल घृतवंशी जी, जग्गू कौंडल जी, सुनीता भारद्वाज जी, अ,
सतीश धर जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सबका। केवल शर्मा जी का एक सवाल है। इस सवाल से पहले एक सवाल रहेगा, उसके बाद बीच में दर्शकों के सवाल भी लिए जाएंगे। आप सभी के सवाल और आप सभी के विचार सादर आमंत्रित है। जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद और एक बार फिर स्वागत इस कड़ी में हमारे साथ, इस पहली कड़ी में जुड़ने के लिए। और आप सभी के विचार और आप सभी के प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। अगर हम लोक संस्कृति की बात करें तो हिमाचल क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें तो कही, जब हम लोक संस्कृति की बात करते हैं तो कौन-कौन से मुख्य पहलू लोक संस्कृति के आपको नजर आते हैं हिमाचल? आ, देखिए, अगर संस्कृति की बात करूं, पहलुओं की बात करूं, जी। पुरातन समय से चलना चाहूंगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मौखिक तौर पर हम लोगों को कंठस्थ कराया जाता था, बताया जाता था दादी नानी की कहानियों से। क्योंकि संयुक्त परिवार होते थे, आजकल की तरह एकल परिवार नहीं थे, संयुक्त परिवार थे। तो हम बच्चे जो लोग थे, कभी छुट्टी है तो नाना के घर, नाना नानी के घर जा रहे हैं, नहीं तो दादा दादी के साथ। कम से कम शाम का समय एक ऐसा होता था या छुट्टी का समय एक ऐसा होता था जब बच्चों को बातों बातों में ही किसी न किसी तरह से कोई ना कोई बात सिखाई जाती थी, कंठस्थ कराई जाती थी, संस्कृति के बारे में उनको रूबरू करवाया जाता था। और उसमें है भी क्या, उसमें बातों ही बातों में हम कभी सन काटना या कुछ ऐसा जिसको धागा बनाना कहते हैं, उसका पटसन का ब्यूड़ी का होता था या पटसन का होता था, हमने खुद भी काम किया है बचपन में। या फिर जैसे ऊन काटने का है, और ऐसे या फिर उसमें कोई त्योहारों को लेकर के, जैसे लोहड़ी है आजकल सर्दियों में, तो अंगीठी सेक रहे हैं, उस वक्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो सेल निकालना, उस दौरान कुछ ना कुछ पारंपरिक व्यंजन बनाना, पारंपरिक व्यंजनों के साथ साथ पारंपरिक जो हमारी लोक गाथाएं उनसे रूबरू कराना बच्चों को, लोक गीतों से। नृत्य, हम ये भी देखते थे कि नृत्य लोग नाटी भी डालते थे, लोग झुमाकड़ा भी डालते थे, लोग गिद्दा भी डालते थे। वो अंगीठी जली है, और या तो कई बार दो चार घर इकट्ठे हो जाते थे तो वैसा भी करते थे। हमारे शिल्प, चाहे वो हस्तशिल्प है, चाहे वो किसी भी तरह का है, वो शिल्प कला को, चित्रकला को अगर हम बात करें, हमारे रीति रिवाजों से जो था वो कराया जाता था, वेशभूषा के प्रति जो था वो जागरूक किया जाता था, सामाजिक बंधन कैसा हो। बहुत बड़ा एक चीज था। आज जो हमारा व्यवसायीकरण होने के बाद जो है, हम बिखराव की तरफ चलते चले जा रहे हैं हिमाचल में। पहले जो ताना बाना था बहुत मजबूत था, और उसलिए क्योंकि वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वो भी उसी दौरान सिखाया जाता था। एक किसान है, वो चाहे किसी भी परिवार से संबंधित है, किसी भी जाति विशेष से संबंधित है, किसी भी धर्म विशेष से संबंधित है, वो पूरे भारत की भी यही परंपरा रही है, हिमाचल की भी उसी रही है। मान लिया कि हमारे घर में खेत हैं जिसमें हमने 1 क्विंटल दाना जो कनक उगाई, आजकल कनक का है, रबी का वो मौसम है, 1 क्विंटल अगर अनाज उगाया तो उसमें हमारे, आपके यहाँ क्या कहते हैं किल्टा, हमारे कहते हैं डल, वो बनाने वाले आए हैं तो उनको एक छक्कू भर के हम 2 किलो के आसपास आता था, उसको दाने दे दिए। लुहार के पास गए, उसने हमारी दराट को, कुल्हाड़ी को, या जो भी औजार है उनको थोड़ा सा जो ठीक कर दिया, तो उसको हमने 2 किलो का छक्कू दे दिया। हमने हमने भेड़े पाली हुई हैं, ऊन काटी हमारी दादी नानी ने, तो हम जो है वो बस्तर बनवाने के चले गए, तो बस्तर बनाने वाले ने बस्तर बना दिया, हमने 2 किलो दाने उसको दे दिए। इस तरह से उनके पास दाने चले गए, हमारे पास हमारी चीजें बनकर आ गई। अब उनके पास जब दाने चले गए, वो कोई नई अपनी चीज खरीदने, क्योंकि अब उनके पास 100 किसान है, 100 लोग जाएंगे, 2-2 किलो चले गए, 2 क्विंटल उसके पास भी दाने हो गए, उन्होंने अपने गुजारे के लाए रखे, बाकी कहीं दूसरी जगह चले गए। तो इस तरह से हमारा जो बहुत सामाजिक जो ताना बाना था वो बहुत मजबूत था, हम एक दूसरे का आदर करते थे, ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये सबसे बड़ी बात है। और उसमें भी हम ये था कि हम समूहों में चलते थे, हम एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। उस वक्त क्योंकि सड़क मार्ग नहीं थे, हमें पगडंडियों से चलना पड़ता था, कोई राहगीर कहीं फंस गया किसी घर में, अनजान घर में भी चला गया, विश्वास की भी बात कर रहा हूँ, तो उसको बाकायदा ठहराया जाता था, बिना ये पूछे कि भैया आप कौन हो। ये पूछ लिया जाता था कि कहाँ जाना है, ये नहीं पूछा जाता कि आप कौन हो। उसको खिलाया जाएगा, सुलाया जाएगा, और उसके बाद अगर उसको बहुत बड़ी मजबूरी हो तो गांव के 2-4 लोग जो थे वो उसको छोड़ने भी जाएंगे। आज भी हम अपने दुर्गम क्षेत्रों की तरफ देखें, कोई बीमार हो जाता है
कोई कोई किसी और तरह की मजबूरी में है तो कोई कुर्सी पर बांध के लेके आ रहा है, कोई हमारी मंजी पर बांध, चारपाई के ऊपर बांध के कंधों पर उठा करके लोग सड़क तक, मार्ग तक पहुंचा रहे हैं। ये सामुदायिक व्यवस्था जो है बहुत समृद्ध है, और भगवान करे कि ये समृद्ध ही रहनी चाहिए। इसमें और भी बहुत कुछ है, इसमें हमारी आस्था भी जुड़ी हुई है, देव आस्था हमारी इसके साथ जुड़ी हुई है। लोक संगीत ने तो हमारा, और लोक नृत्य ने या लोक कथाओं ने तो इसको इसको मजबूत बनाने में तो बहुत बड़ा हाथ इनका रहा ही है। हमारी पौराणिक कथाएं जो हैं वो उन्होंने हम लोगों को बांध कर रखा हुआ है, और इसीलिए आज तक भी हिमाचल जो है वो अनूठा प्रदेश बना हुआ है। हमारी जो देव संस्कृति है, जिसमें हमारा विश्वास है, हमारे पूरे लोक का विश्वास है, इसी वजह से हम कहीं भी चले जाएं हमें पहाड़िया भी कहा जाता है, और हमें देवभूमि का बाशिंदा भी कहा जाता है। बहुत सुंदर बात आपने कही, और लगभग सभी पहलुओं को आपने इसमें समेटा कि हस्तशिल्प कला के साथ लोक गाथाएं या लोक कथाएं सुनाना और आपसी मेल जोल, या वो जो समभाव की प्रवृत्ति थी, या जो क्या कहेंगे कि अतिथि देवो भव की परंपरा थी, अतिथि देवो, बिल्कुल, सभी चीजें आपने इस सब में समेटी। एक सवाल आ रहा है, 2-3 सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल हम लेंगे केवल शर्मा जी का। ये कहना चाह रहे हैं कि क्या लोक संस्कृति और लोक जीवन एक ही चीज है, या फिर इसमें कुछ तात्विक भेद है? मेरे हिसाब से तो एक ही है। मैंने पहले भी कहा, लोक मतलब एक समुदाय विशेष। जी। मैं हिमाचल के कंटेस्ट में अगर बात करूं, हिमाचल के विषय में बात करूं, संदर्भ में बात करूं, तो हिमाचल का 80 लाख लोगों का समुदाय, उसमें दो ही तरह की संस्कृति है, या तो शहरी या फिर हमारी ग्रामीण संस्कृति। शहरी जैसे कि 4 से 5%, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हम शहरी होकर के भी ग्रामीण हैं। तो हमारी जहां पर लोक है वहां पर की जो संस्कृति है, तो लोक संस्कृति ही हुई। हमारे घर में जो, अगर हम 4 लोग रहते हैं तो उसको पहाड़ी में लोक कहा जाता है। तो 4 लोगों की एक संस्कृति, या 40,000 लोगों की एक संस्कृति, या 40 लाख लोगों की एक संस्कृति, तो लोक और संस्कृति एक ही है उसमें। या और हमारे वो जो जीवन यापन है, जिसमें मैंने पहले भी कहा, हमारा खान पान, हमारी नृत्य शैली, हमारी जो अपना कमाने का जो हमारी व्यवसाय है, हमारे जो आजीविका के जो साधन है, या हम लोगों का जो, और जैसे चाहे वो गादी है, चाहे वो नौकरी पेशा है, कुछ भी है, पर अल्टीमेटली हम रहते एक ही लोक में रहे, एक ही उस तरह की परंपराओं के अंतर्गत रह रहे हैं, एक ही छत रह रही है, और छत हमारी हिमाचल है। मैं वीरेंद्र शर्मा का अपना घर नहीं कहूंगा, संगीता कौंडल का घर नहीं कहूंगा, या केवल जी का प्रश्न है उसका अपना घर नहीं कहूंगा। हमारी छत एक छत है, और वो है हिमाचल की छत। तो हम हिमाचली एक हैं, और हमारा लोक जीवन है वैसी हमारी लोक संस्कृति है। हाँ, इसमें एक पहलू जरूर जोड़ना चाहूंगा कि संस्कृति, कोई भी संस्कृति जो है वो भाषा के बिना जो है वो अपंग है, अधूरी है, या यूं कहें कि संस्कृति कहला ही नहीं सकती। भाषा है तो संस्कृति है। शायद एक प्रश्न और जिंदा हो गया है, उसमें से निकल गया है। हाँ, संस्कृति ये है। देखिए, जो एक थोड़ा सा इनके प्रश्न में ही और बात करना चाहूंगा कि हमारा देव खेल है, कुछ क्षेत्रों में देव खेल जो है वो, या गुगा की बात करी जाती है, गुगा गाथा गाई जाती है, या देवी देवताओं की यात्रा मानी जाती है, मणिमहेश, श्रीखंड, किन्नर, कैलाश की यात्रा मनाई जाती है। अभी ऊपरी क्षेत्र जहां से आप भी आते हैं, या मतलब कुछ मंडी के क्षेत्र हैं, कुल्लू हो गया, शिमला हो गया, या सिरमौर हो गए, यहाँ पर अपना देवता जो हैं, देवगण जो हैं, वो अपने देवलुओं के साथ गांव गांव का, अपने क्षेत्र विशेष का जो है दौरा करते हैं, वहां पर कुशल क्षेम पूछते हैं, वहां धार्मिक आयोजन होते हैं, वहां पर करथी, देव खेल, फागली, तलवार, मुखौटा नृत्य कुल्लू के कुछ क्षेत्रों में, किन्नौर में या लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, बाकी नहीं अभी इतना रहा। झमाकड़ा, धाजा या गिद्दा हो गया, या फिर हम छम करें, खराइट कहें, या उज्जगमा है, शुंतो है, चेत द्विगर है, इस तरह के बहुत से नृत्य हैं, वो सारी हमारे लोक जीवन का ही तो हिस्सा है। हमारे शादी होती है तो शादी में क्या होता है, मंत्रोच्चार हो रहा है। विवाह, अपना हमारा किसी का जन्म दिवस होगा तो पंडित जी क्या करेंगे, वो पूजन कराएंगे, नवग्रह की पूजा कराएंगे। तो लोक जीवन और लोक संस्कृति एक ही तो है, वो सिर्फ कहने की बातें हैं।
हमारे व्यवहार है कि हम कैसे जीवन यापन कर रहे हैं और कैसे उनका निर्वहन कर रहे हैं। जी, जी, बहुत सुंदर बात कही और बहुत सारी चीज़ें आप गाहे-बगाहे इसमें समेट रहे हैं, चाहे वो हमारे लोक त्योहार हो, लोक नृत्य हो, इन सभी चीज़ों को आप इन्हीं कुछ एक प्रश्नों में ही समेट रहे हैं, जो कि गागर में सागर भरने जैसा है और इससे पता चलता है कि आपने लोक को कितना जिया है और हिमाचल को कितना संजीदगी से आप जो घुमक्कड़ी करते हैं, उस बीच में आपने खंगाला है। हिमाचल की लोक संस्कृति की यदि हम बात करें सर, तो कौन-सा पहलू ऐसा है हमारी लोक संस्कृति का जो आपकी संवेदनाओं से अधिक जुड़ता है? और कौन-सा पहलू ऐसा है जो आपको लगता है कि हमारी संस्कृति में नकारात्मक है, इस चीज़ को थोड़ा-सा किनारे कर देना चाहिए? आ, विभाजन तो मैं देखता ही नहीं, मुझे विभाजन नजर नहीं आता। और जी। जिन लोगों को नजर आता है उन लोगों की वजह से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो समय तय करेगा, या हुँ, जिन भी कारणों से रहा है, उस वजह से हिमाचल आजादी के बाद तो नहीं कहूंगा, पर जिस दिन से हिमाचल का गठन हुआ है, हिमाचल पिछड़ जी। गया है। हिमाचली संस्कृति कहीं ना कहीं पिछड़ गई है, विभाजित होती चली जा रही है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने पहले भी कहा, 80 लाख लोग हैं, मतलब एक छत है। ये नहीं कहूंगा कि 3.5 लाख परिवार हैं, 5.5 लाख परिवार है, बिल्कुल नहीं। हम हिमाचली हैं, हम हिमाचली एक हैं, और हम लोगों की छत है हिमाचल का आसमान। तो विभाजन तो मैं देखता ही नहीं, मैं देखता हूँ विविधता में एकता, मैं देखता हूँ उसमें समृद्धि। और मुझे जो नजर आती है वो नजर आती है कि हर क्षेत्र की अपनी एक स्थापत्य कला। मुझे हुँ, नजर आता है कि कहीं पर एक धार्मिक आयोजन हो रहा है तो उसमें कितने प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं। अगर जी। ऊना की बात करूं तो 6, अगर हुँ, कांगड़ा की बात करूं तो 6 से 9 तक, अगर मैं चंबा की ऊपरी बात करूं तो 3 में भी गुजारा हो रहा है, और या 9 या 10 वाद्य यंत्र भी हो रहे हैं। अगर मैं शिमला हुँ, की बात करूं, जहां पर, या मंडी के कुछ ऊपरी क्षेत्रों की, कुल्लू की बात करूं, तो 19 हुँ, वाद्य यंत्र भी चला जाता है। और ये आंकड़ा पहले कांगड़ा या बिलासपुर या ऊना में भी था। तो हुँ, 19 वाद्य यंत्रों की अगर बात करूं, मैं 20 नहीं कह रहा हूं, मैं 18 नहीं कह रहा हूं, 19 वाद्य यंत्र, वो चाहे वो देव पूजन हो या हमारा हुँ, कोई वैवाहिक या कोई दूसरी तरह का आयोजन हो, उसमें वो सब कुछ जो है वो होता है। हमारी विशेष तरह के परिधान होते हैं, उनको हम पहनते हैं। आज की तरह का वो नहीं हो गया। पुराने में होता था कि लोहिया हम पहन रहे हैं, हम सदरी पहन रहे हैं, हम झग्गू सुथड़ू कह रहे हैं। मैं एक शब्द यूज करूंगा, झग्गू सुथड़ू। आज से 30 साल 35 साल पहले जिसने झग्गू सुथड़ू डाल दिया, वो समझो कि बहुत अमीर है। हुँ, तो ये जो चीजें हैं, या मतलब ये जो चीजें हैं, ये सारी ही हमें एक, मैंने पहले भी कहा था कि जैसे पूजा की थाली, हमारा पूरा हिमाचल जो एक है, हम विविध नहीं है। मुझे कुछ अकेला, कुछ अलग, कोई विभाजन नजर नहीं आता। अगर विभाजन किसी को नजर आता है, वो उसकी अपनी अपनी सोच हो सकती है। मेरी तो हुँ, खासकर नहीं है, क्योंकि हम हुँ, सब एक हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और भगवान करे कि जुड़े ही रहें। चाहे उसमें ये भी है कि मैं अगर वैसे बात करूं कि हम बोलते हैं कि अ, शिमला शिमला की बोली जो है, शिमला की भाषा जो है, सिरमौर की भाषा जो है, वो कांगड़ा वालों को समझ नहीं आ सकती, क्योंकि कलिष्ठ है। मैं बोलता हूं कि कुल्लू से ठाकुर दास राठी जी ने जो गाना गाया, उसको कुलदीप शर्मा जी ने गाया, ज्यादा प्रसिद्धि ले गए, नीरू चले घूमते चले। पहले तो कुल्लू बजा रहे थे, बाद में वो रूड बजा रहे हो गया, तो उसी स्वर हुँ, में गा सकूं। या फिर मैं बात करूं कि कुंजू चंचलो की अगर बात करें, तो कुंजू हुँ, चंचलो चंबा में गाया जाता था। और कुंजू हुँ, चंचला को कौन सा सिरमौरी, कौन सा मंड्याल, कौन सा किन्नौरी, कौन सा कुल्लवी इंसान है जो नहीं गा पाएगा। तो हुँ, एक चीज हो गई। अगर मैं बात करूं, अभी एक कुछ वर्ष पहले चंचल सरोलवी जी का लिखा हुआ एक गाना बहुत मशहूर हुआ, आज की शादी जो है वो उसके बिना अधूरी मानी जाती है, कुलदीप शर्मा जी ने गाया। इना बड़ी हैं जो तुड़का लाना, वो ठेकेदार नहीं है। तो क्या वो धमांदरी निवासी मेरे मित्र हैं, कुलदीप शर्मा जी, नाटी किंग, उन्हें जो वो हुँ, गाना गाया, वो चंबयाली गाना गाया। या मैं लता हुँ, मंगेशकर जी की बात करूं कि वो अपना डोगरी गीत जब उन्होंने गाए, तो वो तो मराठी थी। हुँ, हमारी सिर्फ और सिर्फ जो हम विभाजन की तरफ देखते हैं, या हम बात करते हैं कि कुछ है, वो हमारा सिर्फ ये है, 8 किलो का बक्सा, उसमें भी 8 किलो के बक्से में थोड़ा सा क्षेत्र, जिसमें एक हमारी सोच रहती है नकारात्मक, कि हम
कहीं ना कोई पहलू देखें। नकारात्मक तो अभी हम कुछ भी, किसी में भी नकारात्मकता, पर हमें एक चीज देखनी चाहिए कि अमावस्या की रात भी जब होती है, अमावस्या की रात में भी जब भोर निकलने को होती है तो सूर्य की चलकोर नजर आनी शुरू हो जाती है। सूर्य नहीं आया होता, फिर भी वो एक चलकोर, जो एक रोशनी दूर पहाड़ों के बीच से ऊपर आसमान में दिखाई देती है, वो आशा की किरण होती है। तो हमें उस आशा की किरण की तरफ देखना चाहिए। उस महीने में 2 बार आने वाली अमावस्या को नहीं देखना है, हमने रोशनी को देखना है, जिसमें 12 घंटे सूरज रहता ही है, 15 दिन के लिए शुक्ल पक्ष में चंद्रमा भी रहता ही है, और घटते क्रम में ही रहे अमावस्या का जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें भी लगभग 10 दिन के लिए चंद्रमा भले आधी रात को रोशनी करे पर करता है। तो हमें उस उजले पक्ष को देखना है, अंधेरे पक्ष को कहीं नहीं देखना। इसलिए मैं तो अपनी तरफ से यही कहूंगा कि मुझे कुछ विविधता नजर नहीं आती, कोई विभाजन नजर नहीं आता। हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। जी, इससे पहले कि हम अगले सवाल पे चले, एक कविता सुनेंगे आपसे, यदि आपने हिमाचल के संदर्भ में कोई कविता लिखी हो। लेकिन उससे भी पहले दर्शकों के कमेंट्स की ओर चले। पवन जी अभी जुड़ रहे हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस सीरीज नमस्कार जी। की पहली में हमारे साथ जुड़ने पर। केवल शर्मा जी लिख रहे हैं, लोकगीत, लोक कथाएं, लोक व्यंजन, लोक परिधान, लोक देवता, लोक भाषा हमारी लोक संस्कृति की पहचान है। बहुत खूब बात बिल्कुल, आपने कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर मैं भी यही बात कर रहा हूँ। बिल्कुल जी सही कहा है कुलदीप शर्मा जी ने। जी। और ये लिख रहे हैं कि आधुनिक हिमाचली लोक जीवन में परंपरा और आधुनिकता का संघर्ष देखने को मिल रहा है। जी, अब इस पर आप ही अपनी बात रखेंगे। ठाकुर विशाल जी कह रहे हैं कि लोक संस्कृति पर बहुत गहन जानकारी वीरेंद्र भाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया गया है कि पहला एपिसोड किसका किया जाए। मुझे लगता है सही निर्णय था। सतीश धर जी लिख रहे हैं कि लोक संस्कृति के विघटन पर चर्चा जरूरी है। जी, आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा सतीश सर। अभी हाँ जी, देखिए, विशाल ठाकुर जी बहुत गहरी बात करते हैं अपनी कविताओं के जरिए। जी और सर। सतीश झर जी का तो कहना क्या है, वो मर्मज्ञ हैं। वो हिमाचल की लगभग सभी बोलियों के मर्मज्ञ विद्वान हैं। तो इनके सामने तो बस जिसे कहते हैं कि मतलब बस इतना सा है, थोड़ा सा, कि कटोरा भरने को मैं भी लेके साथ में चलता हूँ धर के साथ के सामने, कहीं ज्ञान बटोरने के लिए। जी, अभी तो यही है। बाकी प्रश्न क्या था? विनोद शर्मा जी, सर अभी सवाल पे नहीं आई हूँ। विनोद शर्मा जी ओके, हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तम सूर्यवंशी जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का। धन्यवाद। हमारे पुराने धन्यवाद दर्शक जुड़ने लौट के कर लिए। आ रहे हैं। अशोक कालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर। क्या विकास के घोड़े को लोक संस्कृति के रथ के आगे की ओर जोतना संभव है, या फिर विकास लोक संस्कृति को यूं ही दीमक की तरह चाटता रहेगा? ये सवाल मुझे लगता है आखिर में अगर हम बात करें तो ज्यादा बेहतर है। सर आपका बहुत बहुत आभार। आप और लिख रहे हैं उत्तम सूर्यवंशी जी ही की बहुत सुंदर और सार्थक चर्चा हो रही है। आप सभी के सहयोग से ये चर्चाएं हम जारी रख पा रहे हैं, दोबारा से शुरू करने की कोशिश कर पा रहे हैं। संजय मेहरा जी का भी एक सवाल था, क्या हिमाचल की लोक संस्कृति अब खिचड़ी संस्कृति की तरफ तो नहीं जा रही है? बहुत सी परंपराओं को हम त्याग रहे हैं और अन्य परंपराओं को अपना रहे हैं। सवाल बहुत वाजिब है। मुझे लगता है इन्होंने एक चिंता व्यक्त की है। एक ये ऐसी तो चिंता जो एक साहित्यकार ही व्यक्त कर सकता है, समझ सकता है जी। बुद्धिजीवी ही व्यक्त कर सकता है, और मैं इससे सहमत हूँ। देखिए, है क्या, अनिल शर्मा हम ने जी।
3-4 श्रृंखलाएं बनी। जी बिल्कुल बिल्कुल रहम सर। रहम अनिल भाई रहम, आपका दिन को फोन भी आया था रहम। सुनीता 3 क्या, वैसे तो सुनीता 300 हो जाए। आ, सुनीता पर भारद्वाज लिख रही है नाइस डिस्कशन। बाकी मुझे लगता है सबके कमेंट्स हमने ले ही लिए थे। रहम इसलिए कह रहा हूँ अनिल भाई के जो भोजन सवेरे किया हो वही दोपहर को वही शाम को खाएं तो मन उकता जाता है, नयापन बना रहना चाहिए भोजन में। हाँ, जहां तक संजय मेहरा जी का प्रश्न था, बहुत बाजी प्रश्न है वो, इसलिए कि जी हम हिमाचली एक लड़ाई लड़ते हैं, तू मंडियाल, तू कांगड़िया, तू चंबयाल, तू शिमले का, तू महासवी, तू सिरमौरी, तू इधर का, तू उधर का। और हमको एक दूसरे की जो बोलियां हैं, एक दूसरे की संस्कृति जो है वो बड़ी अलग लगती है, हम लोगों उसको अपना नहीं सकते, उसमें ढल नहीं सकते, ये बहुत कठिन लगता है हम लोगों को। जबकि हम बॉलीवुड या संगीत को बहुत पसंद करते हैं, वो हम ढल जाते हैं। हम लोगों को पंजाबी संगीत जो है बहुत अच्छा लगता है, हम उसमें नाचने गाने शुरू कर देते हैं। हमारा जो है वो विंटर फेस्टिवल शिमला हो, धर्मशाला हो, मनाली हो, चाहे वो चंबा में हो या कहीं भी हो, उसमें हमारे जो है वो चाहे वेस्टर्न गाने बेंगा बॉयज चले तो हम सारे ही वो नाच रहे होते हैं। उसमें हमें जो है वो विघटन नजर नहीं आता, उसमें हमें दुश्वारियां नजर नहीं आती। कहने के बाद सिर्फ एक ही है कि हमें अपनी संस्कृति के महत्व को, हमें जो हमारे बुजुर्गों ने विरासत सौंपी है उस विरासत के महत्व को समझना होगा। किसी से बैर नहीं करना है, जहां जरूरत हो वहां पर उस संस्कृति का भी सम्मान करें, समुचित उसको न्याय दें, उसको सम्मान दें, परंतु अपनी संस्कृति की कीमत पर बिल्कुल भी नहीं, अपनी भाषा के कीमत पर बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो चीज है ये हमें समझनी चाहिए। हमें हमें जो है वो दिलजीत दोसांझ के भी, हमें रंगीला के भी, हमें गुरदास मान के भी, हमें गिप्पी गरबाल के भी, कुलदीप मान के भी, औजला के भी गाने सुनने हैं, हमें बब्बू मान को भी सुनना है। तो हमें गमरी देवी के, कबूतरी देवी के, सरिता शर्मा के, उसके बाद हमें वर्षा कटोच के, हमें जो है वो सरला शर्मा के, इस तरह के सरला चंबयाल जी के और प्रताप चंद जी के, हमें जो है रमेश ठाकुर के, हमें इस तरह के सारे लेखकों के, केशव आनंद जो कि यहाँ से हुए, बिलासपुर से हुए, इनके गाने भी सुनने हैं। हमें अपनी संस्कृति में जो लोग लिख गए, बड़े बड़े साहित्यकार लिख गए, हमें उनको भी पढ़ना है। सबसे बड़ी बात, हर घर में हर माँ को अपने बच्चे को हैंडू, फिंगरू, नोजू, आईजू, ऐसे नहीं, ईरू ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हेरू बिल्कुल नहीं करना है। जो है अपनी माँ बोली में सिखाएं। जब बड़ा हो जाएगा तो वो अपने आप उस दूसरी भाषा को जब पढ़ेगा उसको सीख जाएगा। दूसरी भाषा को सीख गया तो पक्के घड़े में जैसे बिल नहीं लगते, ठीक वैसे ही अपनी संस्कृति से बच्चा कटा हुआ महसूस करेगा। ना तो उसमें उसके प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति आकर्षण रह जाएगा, ना मोह रह जाएगा, और ना ही उसके प्रति जो है वो समर्पित भाव रखेगा। इसलिए हर बच्चे को अपनी घर से, अपनी माँ से, अपनी दादी नानी से, अपने माता पिता से जो है अपनी माँ बोली, अपनी संस्कृति का ज्ञान पहले से ही देना पड़ेगा। बाकी बाद में होता रहेगा। हम भी तो पले बड़े हैं, हमारे माता पिता भी पले बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग भी पले बड़े हैं। क्या उनमें से कोई वैज्ञानिक नहीं निकला? क्या उनमें से कोई लेखक नहीं निकला? क्या उनमें से कोई अध्यापक नहीं निकला था? या कोई अधिकारी, कर्मचारी, नेता नहीं निकला था? हमारे नारायण चंद्र पराशर जी यहाँ से हुए थे, हिमाचल निर्माता। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार इसी भाषा से निकले, वो वही ग्रामीण परिवेश से निकले। वैद्य सूरज सिंह जी इसी परिवेश से निकले। उसके बाद हम अगर बात करें तो पंडित पदम देव जी, जिनको कविराज, और पहले हमारे जो है गृह मंत्री हुए, सॉरी वो रहे हमारे लोक निर्माण मंत्री रहे, वो जिनके ऊपर पद्म परिसर भी है, और लाहौर में जिनको मिला। या पहाड़ी मृणाल जो है हमारे ब्रह्मर्षि चंद्रमणि विशेष जी हुए, या चंबा से जो है हमारे मेहरचंद सुमन जी हुए, संसार चंद प्रभाकर जी जिन्होंने हिमाचल का पहली महाकाव्य लिखा वो हुआ, या नवीन हल्दूनबी जी जिन्होंने छंदोबद्ध कुंडलियों में लिखा। या बात यह है कि मनोहर सागर पालमपुरी जिनको जो नवनीत शर्मा जी या द्विजेंद्र बीज जी जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं वर्तमान में, उनके पिताश्री, या
डॉक्टर पीयूष गुलेरी जी हो गए, उन्होंने, या डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी हैं उन्होंने, या भवानी दत्त शास्त्री जी चंबा यहाँ कुल्लू से हुए, या चंबा से, सॉरी यहाँ से जो हमारे हैं क्या कहते हैं कुल्लू से जो है वो चंद्रशेखर बेबस जी हुए, नेसूराम आनंद जी हुए, ऐसे, या डॉक्टर खुशीराम गौतम जी जो है, या सॉरी डॉक्टर खुशीराम शर्मा जी जिन्होंने जो ऊना के हैं, जिन्होंने पहाड़ी में काम किया, ऐसे ऐसी कितनी विभूतियां हुई हैं, या बिलासपुर के कन्हैया लाल दबड़ा जी हुए, दीनानाथ गौतम जी हुए, किन किन का नाम लूं, किन का, या हमारे प्रोफेसर नरेंद्र अरुण जी हुए, या अपना रूप शर्मा निर्दोष जी हुए नदौन से, कांता शर्मा जी यहाँ से हुई हैं, हमारी मंडी से हुई हैं, किस किस का नाम लें और किसका नाम छोड़ें। या यहाँ पर हम बात करें कि अंगरूप लाहौली जी हुए हैं लाहौल से, या छेरिंग दोरजे जी हुए हैं लाहौल से, किस किस का नाम लें, किसका छोड़ें। बात ये है कि इन लोगों ने संस्कृति को जिया है, ये उसी परिवेश से निकले हैं, वही 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 जो है। मैं एक छोटा सा बात करूंगा, तेजराज पुंगा जी, जिनका परिवार चंबा की रियासत के बचा हुआ खाना जो फेंक दिया जाता था उसको चुन चुन के खाने वाला परिवार, जिनके पास अपना भोजन नहीं, जिनके पास अपनी छत नहीं, वो हमारे भाषा संस्कृति विभाग में यहीं से तो पढ़ के निकले, उन्हीं देसी स्कूलों से, वही मातृभाषा से। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जो DS देवल जी ने भी लिखी, चंबा अचंभा, पर उससे भी पहले एक बहुत बड़ी पुस्तक हुई जो कि प्रकाशित अब जाकर के हुई है, क्योंकि भगवान माँ या माँ सरस्वती का आशीर्वाद था कि मुझे वो जो है वो सौभाग्य मिला दिवंगत साहित्यकारों पर काम करने का। तो उनकी पांडुलिपि 37 वर्षों के बाद राजेंद्रा प्रिंटिंग प्रेस दिल्ली में मिली, और भगवान उनका भला करे राजेंद्रा प्रिंसिपल अपना प्रिंटिंग प्रेस के मालिक का, कि उन्होंने वो पांडुलिपि कहीं किसी को दी नहीं, छापी नहीं, 37 वर्ष सहेज कर रखी। किसी को कोई पता नहीं था। मुझे एक शब्द मिला था कि ऐसे ऐसे को राजेंद्रा प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी 1987 से पहले। तो 1987 से पहले वो जो थी शैव मत और लोकवाणी, वो वहां पर डिपॉजिट कराई थी प्रकाशन के लिए, और तेजराज पुंगा जी की डेथ होगी, किसी को कोई पता नहीं। तो ऐसा ऐसा हमारे वो ग्रामीण परिवेश से ही निकल के आज, मैं कॉन्वेंट कल्चर का बुरा नहीं मान रहा हूं, और कॉन्वेंट कल्चर हमें ईसाइयत सिखा रहा है, हमें हमारी जड़ों से दूर काटता चला जा रहा है। हमें हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई शिक्षा नीति है, वो हमारी मातृभाषा में बात करने को बात करती है, हमारी विरसे को, हमारी विरासत को, हमारी लोक परंपराओं को, लोक कथाओं को, हमारे क्रांतिकारियों को, हमारे योद्धाओं को, हमारे संस्कारों को, हमारे खान पान को ही वो प्रेरित करती है और आगे बढ़ाने का काम करती है। हमें अपने बच्चों को उस दिशा में ले जाना होगा। शायद बहुत कह गया हूँ, इतना बहुत जरूरी बातें आप कह रहे हैं। और कुछ सवाल और आ रहे हैं। लोक संस्कृति, एक जो सतीश धर जी का सवाल था कि लोक संस्कृति के विघटन पर चर्चा होनी चाहिए, मुझे लगता है उस पर आपने काफी उसके लिए बात अलग अभी से कोई एपिसोड रहेगा, क्योंकि वो विघटन बहुत बड़ी बात है। मैं बार बार हर प्रश्न में वो बात उठा रहा हूँ, और ये भी कह रहा हूँ कि मेरे लिए विघटन कुछ नहीं है। हाँ, हिमाचल के बहुत से लोगों के लिए विघटन बहुत बड़ी बात है, और वो करते हैं विघटन की बात, परंतु उसके ऊपर एक मुझे अलग से लगता है एपिसोड हो। संस्कृति का ह्रास और विकास दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्ट जुड़े हुए जुड़े हुए हैं। हैं, तो हम बिल्कुल। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ह्रास ही हो रहा है, कहीं ना कहीं जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होंगे, और हमें उन बदलावों को स्वीकार भी करना ही होगा, क्योंकि उसको पीछे छोड़कर हम आगे बढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता। अनिल ठाकुर जी जुड़े हैं। लोक संस्कृति के अंत अथवा विघटन के साथ साथ मूल पर भी प्रश्न करें कि पश्चिमी हिमालय की घाटी में इसका आरंभ या कहें शुरुआत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई थी, और नई पीढ़ी इसको क्यों और कैसे आत्मसात करे, और इसका भविष्य क्या होगा और कैसा बहुत होगा। बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, सारे बहुत सवाल बढ़िया। एक साथ पूछे हैं। मैं अभी तक बहुत रुका सारे। हुआ था, इसके लिए रुका हुआ था। अच्छा कि एक जी प्रश्न आया तो उससे उससे जुड़ा हुआ है। देखिए, जी जी। हिमाचल एक कंदराओं वाला प्रदेश है, पुराने जी समय के हिसाब से बात करूं तो हिमाचल प्रदेश जो है, यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो नाग, किन्नर, गंधर्व, कोल, खश, कनैत हैं, कुणिंद हैं। हम्म इसके अलावा और कोई नहीं है। हम्म
नागवंशी हुए हैं। नागवंशी कई जगह अभी भी मिल जाते हैं जो नाग परंपरा को, और नाग परंपरा को भी बात करूं तो उसमें 26 प्रकार के नाग हैं। वो सारे परंपराओं से संबंधित जो जो वंश है वो हिमाचल में है अभी भी। हम बासुकी को भी मानते हैं, हम शेषनाग को भी मानते हैं, हम बाकी तरह के भी जो नाग परंपरा है जो उसमें है। वैसे ही कोल वंशज हैं। अब कोल वंशज जो है वो चंगेज खां के टाइम से जो है, तैमूर लंग के टाइम से जो है उनको जो है वो हराया गया, या कुणिद हैं, या फिर बहुत बहुत कुछ है। हमारा हिमाचल का जो इतिहास है वो श्री कृष्ण से भी पहले का है। जब बाणासुर हुआ, किन्नर प्रदेश का जो शोणितपुर का जो प्रदेश जो राजा था वो बाणासुर था, और वो भी अपनी पीढ़ी का कम से कम 40वां राजा था बाणासुर, जिनकी बेटी उषा से जो था वो अनिरुद्ध का विवाह हुआ था श्री कृष्ण के पौत्र का, प्रद्युम्न के बेटे का। और वही यादव 2 बचे थे, बाकी कोई नहीं बचा था। तो ये बात होगी हमारी 5000 लगभग 400-600 वर्ष पूर्व की बात है। ठीक, एग्जैक्ट समय में अभी नहीं बता पाऊंगा, बट 5200 वर्ष से ज्यादा की है, जब महाभारत काल था और श्री कृष्ण का बाणासुर से युद्ध होता है शोणितपुर में। तो मैं उस कालखंड को भी ये बताऊं कि राजा वीरभद्र सिंह जी 132वीं पीढ़ी के हुए उसमें, और 133वीं पीढ़ी के राजा विक्रमादित्य सिंह जी हैं अनिरुद्ध की पीढ़ी से आगे, और इस परंपरा के 7 में जनजातियां मूल जो थी हिमाचल की बताई हैं। ये भी माना जाता है कि सुन्नी का क्षेत्र जो था वो जो है सहस्त्रबाहु का था, जिनका परशुराम ने सुन्नी में वध किया था। हमें परशुराम का भी बताया जाता है कि परशुराम ने जो किया, तो परशुराम जी की कौन सी तपोस्थली रही, या तो उनके माता पिता के रेणुका जी क्षेत्र में, रेणुका जी में, या हमारे निरमंड में, वहां पर माना गया। पर या फिर हमारी करसोग में मानी गई, या हमारी नीरथ में मानी गई, या लालसा डांसा में मानी गई। परशुराम इसके अलावा कहीं नहीं मिलते हिमाचल में। और उनके भी 2 तरह के रूप पाए जाते हैं। अब अगर हम इस संस्कृति को समझने की कैसे कैसे हमारी जो संस्कृति पनपी है और आगे विकसित हुई है, तो अब परशुराम जी एक तो माता पिता के उसमें चलते हैं, वो जो अपना उसको कहते हैं कि जब इन्होंने वध किया, 21 बार वध किया अपना, इनका क्षत्रिय वंशों का वध किया। क्षत्रिय वंशों में भी है वंश का वध किया था, कि राजाओं का या उनकी परंपराओं का या उनके लोगों का वध करते थे, बाकी किसी का नहीं था। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जब उनको ब्रह्म हत्या का लगा, वो विंध्याचल पर्वत में गए, वहां पर उनको शांति नहीं मिली, और फिर जो आकाशवाणी हुई, आदेश हुआ कि आप हिमालय प्रदेश में जाइए, वहां शांति यज्ञ करिए। तो उन्होंने 5 गोत्रीय ब्राह्मण लेकर के 500 लोगों का एक समुदाय लेकर, मैं फिर समुदाय कहूंगा, लेकर के आए। और सबसे पहला जो उनका स्थान था वो था करसोग का ममेल, जहां उन्होंने शांति यज्ञ किया। उसके बाद उन्होंने नीरथ में आके बड़ यज्ञ किया, जहां पर उन्होंने सूर्य मंदिर की स्थापना करी। फिर जाके बड़ौज यज्ञ उन्होंने किया पहला, वो किया उन्होंने निरमंड में। और फिर उन्होंने लालसा डांसा में, और वो ये जो हमारा भुंडा परंपरा है वो उन्हीं के समय से जुड़ी है। एक नाग था जो कि उनको तंग कर रहा था। कहां पर तंग कर रहा था? ममेल में, उनके यज्ञ में, शांति यज्ञ में भंग डाल रहा था। तो उसको मारने के लिए वो दौड़े अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार। तो नीरथ में उन्होंने तीर मार के, जैसे हम अभिमन्यु की बात करते हैं, अभिमन्यु ने कुत्ते का मुंह बंद कर दिया था महाभारत के समय में, इन्होंने नाग के फन में तीर ऐसे मारे कि उसको ना तो छलनी हुआ और ना ही वो मुंह बंद कर पाया, बस उसका मुंह तीरों से बंद हो गया। वहां पर निरुद्ध हो गया वो, इसलिए अपना वहां का नाम नीरथ पड़ा है, बाद में अपभ्रंश होकर के। फिर वो जब आज के वर्तमान निर्मंड में चला गया, वहां पर उसको निमुंड कर दिया, उसकी मुंडी अलग हो गई, धड़ अलग हो गया। तो धड़ जो रह गया वो वहीं पर रह गया निर्मंड में, और मुंडी उसकी चलेगी लालसा की तरफ को, सतलुज पार करके रामपुर के ऊपर 17 किलोमीटर दूर। वहां पर उसका फिर लालसा फिर भी खत्म नहीं हुई, डांसा में जाकर के फाइनल युद्ध हुआ, वहां पर परशुराम जी ने उसका मूलतः वध किया। और ये जो बांड है उस विजय गाथा के रूप में गाया जाता है, जो बांड बनाया जाता है भुंडा यज्ञ में। एक परंपरा तो ये है। अब दूसरी तरफ आऊं कि चंबा की तरफ चलूं, हमारा मूषक बर्मन के नाम से माना जाता है कि जो चंबा का रियासत जो हुई, पर उससे पहले जो परंपरा थी वो शैव मत था, और शिव को मानने वाले लोग थे, आज भी हैं। मूषक बर्मन से पहले भी जो राजा हुए चंबा के, पर वो बर्मन हैं कहाँ के? क्या वो मूलतः हिमाचल निवासी हैं? बर्मन नहीं है, वो चंबा से आए। और चंबा नहीं, वेस्ट बंगाल से आए, पश्चिम बंगाल से आए। और पश्चिम बंगाल से कब आए? जब उनको वहां पर हरा दिया गया, वो हार गए।
इन्हीं राजाओं से हार गए, तो वो कंदराओं में बसे और कंदराएं सिर्फ यही मिली। ये हो गया। कटोच वंशज जो है वो कंटोच बेसिकली मंगोल हैं। मंगोल कहाँ पर है? चाइना से ऊपर। उनका उनका पहला स्थान कहाँ पर है? कटोचगढ़, जो कि मूलतः पाकिस्तान में है, मुल्तान से आगे। मुल्तान को पहले मूल स्थान कहा जाता था, वहां से उनकी रियासत बनी अपना जालंधर, और जालंधर से महाभारत के समय में कटोच वंशजों का 254वां राजा जो था, राजा सुशर्म चंद्र, जो कि दुर्योधन का साला था, उसने त्रिगर्त में राजधानी बनाई। पर त्रिगर्त में तो पहले भी राजधानी थी, वहां तो महल पहले भी थे, इसका मतलब उन्होंने कब्जा किया। उसके बाद मंडी में जो सेन वंशज हैं वो 1200 वर्ष पहले, लगभग 700 कुछ ईस्वी में, वो तो बसे सुकेत में आकर के, करसोग में। अब सेन कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के हैं। अब अगर बात करूं बिलासपुर में अगर कहलूर वंश बचा, तो वो भी लगभग 1000-1200 साल पहले, वो कहाँ से आए? हमारे चंदेल जो राजा थे वो कहाँ से आए? वो वीरसेन कहाँ से आए? वो चंदेरी से आए। चंदेरी जो है मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अगर बात करूं सिरमौर के या सोलन की बात करूं, उसमें बाघल है, बघाट है, अर्की है, कुनिहार है, इस तरह के कुछ जम्मू से आए हैं, कुछ कहीं से आए हैं। और उसके बाद अगर बात करूं रावल प्रकाश जी या बाकी जो चीज है हमारी, जो सिरमौर रियासत है, 1100 वर्ष बाद जब नटनी की कहानी नजर आती है, जो समूल नाश हो गया नटनी के श्राप के बाद, तो वहां के पंडित ने जैसलमेर के महारानी को, राजा को यहाँ पर लाया। उनका जो बेटा हुआ वो यहाँ का संस्थापक बना सिरमौर की वर्तमान रियासत का, जिसके अजय बहादुर जी जो इस वक्त जो राजा है। इसी प्रकार से हम कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में ये अपना महेश्वर सिंह जी जो हैं, ये बाहर से। अब जो वेस्ट बंगाल से आ रहा है, उसके साथ उसके सैनिक आ रहे हैं, उसके परिजन आ रहे हैं, उनके जो खान सामने आ रहे हैं, उनके जो बाकी दास दासियां आ रहे हैं, बाकी जो उनका राज परिवार आ रहा है, उनके मंत्रीगण आ रहे हैं, मंत्री परिषद आ रही है, वो सारे एक संस्कृति लेके आ रहे हैं। हमारी संस्कृति में घालमेल हो रहा है, यहाँ पर रहन सहन कर रहे हैं, यहाँ पर वो अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं। सैकड़ों हजारों वर्षों के उपरांत उनकी बोली, उनकी संस्कृति, उनके शब्द हमारी जो मूल थे हम लोग, उसमें मिक्स हो गया। अब हमें नहीं पता कि मैं या मेरे पूर्वज कहाँ से आए हैं और मूल कौन है यहाँ के 7 लोग जो हैं। तो इस तरह से हमारा जो जो हमारा हम बात करें कि सारी, अब शिमला में बोलते हैं बोशो। बोशो शब्द जो है या तो वेस्ट बंगाल में बोलते हैं या बेशो बोलते हैं। ये शब्द या तो वेस्ट बंगाल में है या फिर उड़ीसा में बोला जाता है या फिर संस्कृत में बोला जाता है। अब हमारे शिमला में वो कहां पर ऐसा हो गया कि बेशोबे केर खीडे उन्हें कुछ शब्द। अब अगर हमने व्यापकता देखनी होगी तो हमें उस तरफ भी जाना होगा जहां पर आए होंगे। या मैं कुमारसेन छोड़ गया, कुमारसेन, करांगल, कोटगढ़, खनेटी, कोटखाई, ये रियासतें कहां से आई? ये रियासतें जो है गया से आए। इनको आज भी गेड़ू बोला जाता है, गया के गेड़ू। तो हमें ये जो लोग हैं, या एक गांव है सिरमौर में जाम्बू, लगभग 27 किलोमीटर दूर है रेणुका जी से, भाटगढ़ और जाम्बू। अब हर गांव का अपना एक इतिहास है, नाम का अपना एक इतिहास है। भाटगढ़ मतलब भाट मतलब ब्राह्मण, मतलब वो सारे कहाँ के आए, वो ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो वो जम्मू। जाम्बू, जाम्बू एक गांव है। मैंने पूछा कि आपका क्या है जी, नहीं बताएं कहाँ से। हालांकि वो सांचा विद्या में भी रखते हैं, हस्तक्षेप रखते हैं, बहुत कुछ है। कहाँ से आए नहीं बताया कि कहाँ से आए हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि जी आपका गोत्र क्या है? कहते हैं हमारा गोत्र जम्बाल है। मैं कहता आप तो जम्मू जम्मू रीजन से आए हैं। तो फिर एक बुजुर्ग ने कहा कि हम आपको देखना चाह रहे थे कि आप क्यों पूछ रहे हैं, आपकी जिज्ञासा क्या है? आपने बोल दिया जम्बाल, तो हम बताते हैं कि हमारा 450 साल 500 साल पहले हमारे कोई बुजुर्ग जो थे वो राजस्थान से होते हुए यहाँ पर आए थे। तो इस तरह से हम लोगों का जो हिमाचल जो मूल था और जो हमारे मूल निवासी थे, उनमें जगह जगह से लोग समय समय पर आते गए, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी बोली लाते गए। हमारी संस्कृति में बाद में विवाह होते चले गए, लोगों का रहन सहन यहाँ पर हो गया, सब कुछ होता गया, एक दूसरे के साथ घालमेल हो गया। जैसे जैसे हम बढ़ते चले गए वैसे वैसे भाषा का, संस्कृति का एक दूसरे के मेल मिलाप से जो है वो कुछ और स्वरूप बदलता चला गया। वर्तमान में जो देख रहे हैं वो उसी का परिणाम है। जी, पूरा ऐतिहासिक परिदृश्य आपने हमारे सामने रखा, और किस तरह से इतिहास में कहाँ-कहाँ से लोग आए और कैसे संस्कृतियाँ बनी और कैसे विकसित हुई, ये सारी चीज़ें आपने हमारे सामने रखी। बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं सवाल कर रही थी कि क्या हिमाचल की कोई एक भाषा बन सकती है? बाजी प्रश्न है।
बन सकती नहीं, बन है, सिर्फ समझने की देरी है। हाँ, इतना जरूर बताऊंगा, 32 बोलियां टोटल, 31 या 31, हम अगर वैसे छोटी बात करें तो 25 से 27, अगर बड़ी बात थोड़ा और गहराई से जाए तो 32 बोलियां किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ करके। किन्नौर की भी 7 बोलियां हैं। हम लोग जो बोलते हैं कि हिमाचली भाषा बने, तो हिमाचली भाषा बने तो किन्नौरी कैसे शामिल होगी, लाहौली कैसे शामिल होगी? नहीं होगी। लद्दाख के साथ मिलता जुलता, हाँ, चंबा का पांगी के 5 गांव भी नहीं होंगे। 5 भटोरियां हैं जिसमें हुडान भटोरी, चस्क भटोरी, इस तरह से 5 भटोरियां हैं जहां से भोटों का मेन वो जो है, भोट मतलब भोटी बोलने वाले लोग, भोटी परंपरा के बुद्धिस्ट लोग। तो ये इस तरह से जो 5 गांव, और लद्दाख हमारा हो गया कुछ जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा इलाका, लद्दाख हो गया हमारा हिमाचल का, लाहौल लाहौल हो गया जिसमें मूलतः तोद एरिया, तोद बोलते हैं केलंग से ऊपर वाला इलाका, वो हो गया। थोड़ा हमारा सिपीटी का इलाका जिसमें कुंजुम पास से परले वाला इलाका जो है, ये वाले इलाके जो हैं इनकी भोटी, और किन्नौर के अपर किन्नौरी, अगर हम बात करें पू से ऊपर का, या हम बात करें थोड़ा सा और ले लें, रिब्बा स्किब्बा आकपका पांगी यंगला, या पांगी हो गया, और हमारा जो है रिकांगपियो से ऊपर वाला इलाका, ये अलग अलग 7। और अगर थोड़ा सा और मिला लें तो फिर चौरा से ऊपर का सारा ही, भावानगर, निचार, करछम वगैरह, ये इलाका भी बीच में ही आ जाता है। पर विभाजन करें तो 7 बोलियां किन्नौर की, और जिसमें डॉक्टर बंशीराम शर्मा जी बहुत काम कर गए हैं, और उनके साथ एक ब्रिटिश महिला थी जो कि भारत के अंतिम पुलिस महानिदेशक हुआ करते थे, माउंटबेटन के साथी, उनकी बिटिया वो, और एक ये काम कर गए हैं। और दूसरी अगर बात करें, छेरिंग दोरजी जी ने बहुत काम किया है, तोबदन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लाहौल स्पीति में भी 27 हैं, सिर्फ और सिरमौर लाहौल की बात करें तो 27 छोटी बड़ी बोलियां हैं। मिहाड़ की अलग है, मिहाड़ की अलग है, तोद की अलग है, यंगला की अलग है, गोंदला की अलग है, अगर बात करें हम जालमा की तरफ की अलग है। तो इस तरह से, या स्पीति की, ये अलग भाषा बनेगी, वो प्रश्न नहीं है। बाकी प्रश्न जो है वो 90% हिमाचल का एक भाषा बन सकती है, बन के सकती है, संवैधानिक दर्जा मिल सकता है। मैं आपसे पूछता हूं, आप शिवा बदार से हैं, आपके यहाँ मामा को क्या बोलते हैं? मामा ही। हमारे भी मामा ही बोलते हैं, मैं कांगड़ा से हूँ। आपके यहाँ ब्यूड़ होता है, ब्यूड़ को क्या बोलते हैं? ब्यूड़, ब्यूड़ बोलते हैं। चीड़ को चीड़ ही बोलते हैं, ठीक है जी। देवदार को द्यार ही बोलते हैं। अब एक्सेंट और स्लैंग को लेकर के अगर हमारे मन में गांठ पड़ी हुई है, या यही बात सिरमौर में है, यही बात शिमला में है, यही बात जो है हमारी सोलन में है, यही बात चंबा में है, तो ये जो मन की गांठ है इसको खोलना पड़ेगा, ताकि हम पहले पूर्ववर्ती 50-60 वर्षों में हिमाचल के गठन के बाद, अगर जो हमारे संस्कृति का, हमारी भाषा का, हमारे शब्दों का, हमारे व्याकरण का, हमारे शब्दकोश का जो हम नुकसान कर चुके हैं, वो अभी भी होने से रुक जाए। हालांकि पुराने समय में जैसे डॉक्टर गौतम व्यथित हैं, नवीन हल्दूनबी है, या बाकी जो मैं आपको नाम गिना रहा हूँ, मनोहर सागर पालनपुरी हैं, या बिलासपुर के लेकर पूरे हिमाचल के जो लेखक हैं, उन लोगों ने उसको सहेजा है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, और उस गलती को हमें मानते हुए अभी भी भूल सुधार कर लेना चाहिए। हम हिमाचली एक हैं, हमारी हिमाचली भाषा एक है, और उसका फायदा क्या होने वाला है नई शिक्षा नीति के तहत। एक और गांठ है जिसको खोलना, उसका धागा खोलना बहुत जरूरी है। नई शिक्षा नीति तक प्राथमिक शिक्षा में जो अध्यापक पढ़ाएगा वो वही जेवीटी पर टीचर पढ़ाएगा जो उसी क्षेत्र का कोई डिस्ट्रिक्ट कैडर है, उसको पहले से ही आती है। अगर चंबा का है, वो पंगवाड़ है, तो वो भटियाती में भी पढ़ाएगा, वो चुराही में पढ़ाएगा, वो चंबियाड़ी में भी पढ़ाएगा, वो पंगवाड़ी में भी पढ़ाएगा, वो आती है उसको। कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा के जिस क्षेत्र से मैं हूं, मुझे गदयाड़ी नहीं आती पालमपुर की, अगर उसके पालमपुर और बैजनाथ की। मुझे बड़ा बंगाल की बोली नहीं आएगी पूरी तरह से, मुझे नूरपुर की बोली नहीं आएगी पूरी तरह से, हिमरपुर की नहीं आएगी पूरी तरह से, परंतु कुछ ना कुछ भाग तो आता है। तो इस तरह से मैं, वो तो वहीं पढ़ाएंगे, मैं एक प्राथमिक स्तर की शिक्षा की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही सिरमौर में है, ऐसे ही मंडी में, ऐसे कुल्लू में, ऐसे बिलासपुर में, ऐसे ही सोलन में, सब जगह वैसा ही है, ऐसे महासू में है। अब ऊपरी तौर पर बात करूं, आपकी मूल भाषा क्या है? शिवा बदारी है, बदारी। पर आपने स्नातकोत्तर हिंदी में किया, कि आपकी माँ बोली हिंदी है? नहीं है। शिवा बदार से कोई ना कोई एमए इंग्लिश भी निकला होगा,
क्या उसकी माँ बोली हिंदी है, अंग्रेजी है? नहीं है। फिर उसने एमए इंग्लिश कैसे कर ली? अभी सतपाल घृतवंशी जी बोल रहे हैं ब्यूड़ या धम्मण। सर वो तो पर्यायवाची हैं। ये हाथ है, इसके पर्यायवाची क्या है? हाथ, हस्त, कर, कमल, पाणी, दस्त। प्रयोग के हिसाब से, इलाके के हिसाब से, समय के हिसाब से चेंज हो जाएगा। नेताजी ने अगर किसी एक भवन का कोई शिलान्यास किया तो ये किसके हुआ? माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कर कमलों से हुआ, तब यही हाथ हुआ। अब उसके बाद यही बात हुआ। ये तो होगी हाथ की बात, कर कमलों की बात, कर और कमल। हाथ से, अरे भाई भगवान ने तुम्हें हाथ दिए, पानी तो पिला दे, तब कर कमल कहाँ चले गए? हाथ तो वही थे। ऐसा तो नहीं कहते कि कर कमलों से पानी पिला दे, नहीं, हाथ से पानी पिला दे। अब किसी ने अपने बेटे या बिटिया की शादी करनी है, तब बोलेंगे पानी ग्रहण समारोह, तो पानी भी तो यही है। अब कोई अगर कोई हथकरघा उद्योग चला रहा है, कोई हस्तकरघा से, जैसे कोई टोकरी बना रहा है, कोई हमारे किल्टे बना रहा है, कोई धातु बना रहा है, कोई टोपी बना रहा है, जो हमारी संस्कृति का प्रतीक है, वो कैसे करेंगे? हस्तकरघा उद्योग से। तो ये तो पर्यायवाची हैं कि वो धम्मण कहें या ब्यूड़ कहें या जो भी कहें। हाँ, व्यापकता है, पर उसे हमें विस्तृत रूप से व्यवहारिक उसमें ढालने की जरूरत है, समझने की आवश्यकता है। जी, बहुत सही बात आपने कही कि पर्यायवाची भी हैं, लेकिन अधिकांशतः जो है हिमाचल के कुछ एक क्षेत्रों को छोड़कर जो है हमारी हिमाचल की एक पहाड़ी भाषा बन लगभग सकती है। 75 वर्षों का मैं उदाहरण देता हूं। जी। बंगाली जो भाषा बनी है, बंगला जो भाषा बनी है, 87 बोलियां हैं, और जो कलकत्ता में बोली जाती है वो दार्जिलिंग के इलाके के आसपास आते हुए, असम के आसपास आते हुए समझी भी नहीं जाती कि क्या बोला। हम्म, गुजराती में 62 से ज्यादा बोलियां हैं। सतीश धर जी अगर सुन रहे हैं तो वो इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे, और बाकी लोग भी सहमत होंगे। जो बड़ोदरा में गुजराती बोली जाती है, सूरत वालों को नहीं पता चलता क्या बोला। हम हिमाचली फिर भी समझ लेते हैं, गाने गाते हैं एक दूसरे के, वहां वो नहीं समझ आती। वो केम छो जो हम बोलते हैं ना, केम छो माजा मौछो, वो सिर्फ अहमदाबाद और थोड़ा सा क्षेत्र, बाकी नहीं। हम्म, मराठी में, कन्नड़ कितनी है, तेलुगु में कितनी है, मलयालम में कितनी है। इवन मैं पंजाबी की बात करूं, पंजाबी में 24 बोलियां हैं। माझा की अलग है, मालवा की अलग है, दोआबा की अलग है। अब माझा में भी कौन सी हैं? मैं अगर हिमाचली को किसी को बोलूं, बुजुर्ग लोग तो बोल पाएंगे, आधे आधे पंजाब को नहीं पता ठीकरी पहरा क्या होता है। हम्म, उन लोगों ने, या डोगरी की बात करूं, डोगरी जो 2003 में बनी, संथाली बनी, डोगरी में कितनी बोलियां हैं? हमारी कठुआ की अलग है, जो डोगरी है कठुआ की अलग है, कठुआ बसोली की अलग है, बन्नी की अलग है, किश्तवाड़ की अलग है, डोडा की अलग है, जम्मू प्रॉपर की अलग है, उधमपुर की अलग है, अखनूर की अलग है, राजौरी की अलग है तो डोगरी। तो वैसे ही हिमाचल है, हिमाचली है, कोई फर्क नहीं है। फायदा हमारे ही लोगों को होगा। और दूसरा, जैसे पंजाब में अगर पंजाबी भाषा बनी है, फायदा भी हमें ही होने वाला है। पंजाब में पंजाबी भाषा है तो पंजाबी भाषा हर स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य है। मतलब अगर पढ़ाना अनिवार्य है तो उसके लिए कोई ना कोई शिक्षक लगेगा। अब उसके लिए कन्नड़ तो आने से रहा, मराठी शिक्षक तो पंजाबी पढ़ाने से रहा। इसका मतलब पंजाब के ही किसी बच्चे को रोजगार मिलेगा। और वो पढ़ाएगा क्या? वही उसका विरसा, मैं यहाँ पर विरासत बोलूंगा, वहां विरसा, वहां वही उसके क्रांतिकारी, वही उसकी फसलें, वही उसके गुरुद्वारे, वही उसका क्रांतिकारियों का इतिहास, वही उसके गुरुओं का इतिहास, वही दशम ग्रंथ। यहाँ पर भी क्या पढ़ाना है? हमारी लोक संस्कृति, लोक पूजा, पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम, यहाँ पर अपना हमारे धौलरा बिलासपुर के मंदिर, कहलूर रियासत, बाबा बालकनाथ, माता बाला सुंदरी सिरमौर वाली, ठीक है जी, नाहन रियासत, गोरखाओं का आक्रमण, यही तो पढ़ाना है, अपनी माँ बोली में पढ़ाना है। रोजगार कोई किसी बांग्लादेश को नागरिक को थोड़ी मिलेगा, किसी उत्तर प्रदेश के नागरिक को थोड़ी मिलेगा, हमारे हिमाचल के ही किसी बच्चे को मिलेगा। मेरे घर से नहीं होगा, किसी आपके घर से होगा, किसी तीसरे के घर से होगा। तो हमें ये गांठ खोल के रखनी पड़ेगी कि नई शिक्षा नीति के तहत अगर ये मौका मिल रहा है, हम उस लड़ाई को लड़ें, और लड़ाई को इतने बड़े स्तर पर लड़ें कि जैसे जैसे डोगरी भाषा के लिए करण सिंह तैयार हो गया था, हमें पूरे हिमाचली बुद्धिजीवी वर्ग को, सारे साहित्यकार वर्ग को, या जितने मातृभाषा प्रेमी हैं, लोक भाषा प्रेमी हैं, लोक संस्कृति प्रेमी हैं,
हमारे सारे के सारे नेताओं के पीछे हाथ धो करके पड़ जाएं, कोई ना कोई एक तो निकलेगा जिसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी, और जो हमारी आवाज बनकर उभरेगा, जो संसद में रखेगा। नारायण चंद्र पाराशर जी थे जिन्होंने 1987 में प्रश्न पूछा था। और मैं ये भी बताता हूँ, हर भारतीय नागरिक के पास संविधान हमें जो है वो हमें अधिकार देता है, आर्टिकल 29 के तहत, आर्टिकल 29 के तहत संविधान हमें अधिकार देता है हमारी मातृभाषा के लिए। तो हम उस आर्टिकल का अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने राजनेताओं के पीछे हाथ धो के पड़ जाए। अभी इलेक्शन आने वाले हैं कि भैया तुम बात करते हो तो लिखित में दो। ये जो घोषणा पत्र जो बन रहे हैं, इन घोषणा पत्रों पे मत जाएं कि घोषणा पत्र में हम अपनी लोक संस्कृति लोक भाषा पे बात करेंगे। मैं अभी भी वर्तमान सरकार का पढ़ा दूं या पूर्ववर्ती भाजपा की हो चाहे किसी भी सरकार की हिमाचल के प्रति पढ़ा दूं, पर जो काम राजा वीरभद्र जी, नारायण चंद्र पाराशर जी, या फिर हमारे जो ये प्रेम कुमार धूमल जी ने थोड़ा बहुत जो किया, या जैसे हमारे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने किया, आज के वर्तमान के नेता कोई सुन के राजी नहीं। इसलिए क्योंकि कोई बोलेगा तो अकेला अकेला बोलेगा, हमारे सारे बुद्धिजीवी वर्ग को हाथ धो के पीछे पड़ जाना पड़ेगा। होता क्या है कि जो शमशीर होती है ना, तलवार, उससे कलम की ताकत बड़ी होती है। तो हम कलम की ताकत पर इन नेताओं को ये कहें कि भैया हम तुम्हें कुर्सी दिला रहे हैं, तुम हमारी भाषा दो, उसको संवैधानिक दर्जा दिलाओ, तब हम तुम्हें वोट मिलेंगे, नहीं तो तुम्हारे जैसे और बैठे हैं। आम इंसान को खास भी तो हम ही बना रहे हैं, आम जनता ही बना रही है। कल को वरिंदर शर्मा, संगीता कौंडल या सतीश दर्जी हैं, या अनिल नील जी बोल रहे थे अभी, या विशाल बोल रहे हैं, कोई भी बोले, जितने अजय शर्मा जी बोल रहे हैं, संजय मेहरा जी बोल रहे हैं। संजय मेहरा जी अभी रिटायर हो गए हैं अभियंता के उससे पद से, एसडीओ थे। तो अगर संजय मेहरा जी चुनाव लड़ते हैं और जी जाते हैं तो ये आम से खास बन जाएंगे। और फिर अगर ये भ्रम भूल गए या मैं भूल गया, अपना अपना कर्म भूल गए, तो इसका मतलब खास बनाने वाला कौन थी? जनता। पर जनता अगर पीछे पड़ जाए तो आज हम ईरान में देख रहे हैं, खामनई को जो है आफत पड़ गई है। ईरान का अगर उदाहरण देखें तो खामनई को जो है आफत पड़ गई है। अपना अधिकार मांगना कोई बुराई नहीं है, वो कहावत भी है और सच्चाई भी है कि बच्चा जब तक रोएगा नहीं, मां दूध नहीं पिलाती। हिमाचल प्रदेश में कर्ण सिंह सरीखा नेता पैदा नहीं होगा। हमें जो नेता हैं, उन नेताओं में कर्ण सिंह सरीखा जो है विचार पैदा करना पड़ेगा कि भैया, जो हैमरिंग बोलते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर में हैमरिंग बोलते हैं, लगातार हैमरिंग करनी पड़ेगी कि सर आपको हमने चुन के इसलिए भेजा है, हमारी हमें 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 हमारी भाषा दे दो। आदरणीय नड्डा जी बिलासपुर में बोल के चले जाते हैं, 2021 की बात है, किती गया क्या करी रहा, पर जब बात संसद में उठाने की आती है तब क्यों नहीं बोलते हैं? या हमारे अपना और कई नेता, मैं उदाहरण नहीं देना चाहूंगा, वो अलग दिशा में चला जाएगा। बात सिर्फ यही है, साहित्यकार समाज को, बुद्धिजीवी वर्ग को, और जो जागरूक इंसान हिमाचल का कोई भी है, उन सब के साथ एक ही करबद्ध प्रार्थना है कि हम हिमाचली भाषा को बचाने का प्रयत्न करें, और उसके लिए हमारे नेताओं को बार बार हैमरिंग करें। भाषा संस्कृति विभाग को बार बार हम पूछें कि भाषा संस्कृति विभाग क्या कर रहा है। 139 हमारे जो उसके कर्मचारी अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? उसमें 3 डिप्टी डायरेक्टर भी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर भी हैं, उसमें डायरेक्टर भी हैं, उसमें सचिव भी हैं जो कि आईएएस होता है, उसमें डीएलओ भी हैं लगभग 9, और एक डीएलओ के तहत 3 कर्मचारी भी हैं। तो इतने अधिकारी कर्मचारी क्या 1972 में 15 अप्रैल 1970 को हिमाचल का जो था वो राजभाषा जो है अधिनियम पास किया गया डॉक्टर यशवंत सिंह परमार द्वारा। 2 अक्टूबर 1972 को जो था भाषा राजभाषा हमारा जो संस्थान ने काम करना शुरू किया, और अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज और भाषा संस्कृति विभाग, आर्ट कल्चर लैंग्वेज डिपार्टमेंट की स्थापना हो गई। तब से लेकर के कुछ समय तक काम हुआ, जब तक लोक संस्कृति मंत्री हमारे लालचंद परार्थी जी थे। उसके बाद थोड़ा बहुत जिम्मा जो था वो हमारे नारायण चंद्र पाराशर जी ने उठाया। अब क्या है? आज की डेट में मुकेश अग्निहोत्री जी को ये पूछा जाए कि 3 साल और लगभग 3 महीने हो गए सरकार के गठन को, किसी एक साहित्यिक कार्यक्रम में क्या आपने भागीदारी की है 15 मिनट की? नहीं की, इसलिए क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है।
सो हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। अब ये तो है, विधायक तो वो बन के आए हरोली से, परंतु इस वक्त वो हमारे भाषा एवं संस्कृति मंत्री पूरे हिमाचल प्रदेश के हैं, और उनका ये दायित्व बनता है कि वो भाषा पर काम करें, संस्कृति। क्योंकि सीधी और सच्ची बात यह है, हम ये कहते हैं देवभूमि हिमाचल से हम हैं, और ये हमारी संस्कृति है। देव संस्कृति हमारी जो है वो लोक संस्कृति है। हम देवी देवताओं में विश्वास करने वाले लोग हैं। परंतु दूसरा पहलू ये है कि अगर हमारी भाषा नहीं बचेगी तो हमारी संस्कृति नहीं बचेगी। हम अपनी देव भाषा, देव मंत्र, देव खेल जो आती है, क्या वो अंग्रेजी में बोल सकते हैं, मैंड्रीन में बोल सकते हैं, स्पेनिश में बोल सकते हैं, जापानीज में बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। वो यही हिमाचली रहेगी। वो जो सर लोक ये भाषा है वो इसी इसमें रहेगी। जी, इसी से जुड़ता मेरा अगला सवाल था कि लोक संस्कृति और लोक भाषाओं को बचाना क्यों ज़रूरी है? और ये शायद आखिरी ही सवाल है। और युवा अपने लोक सिर्फ 3 संस्कृति शब्दों, की ओर सिर्फ एक सेंटेंस में इसी का जवाब दे दूं। अगर हिमाचल और हिमाचल के नाम को और हिमाचलियत को बचाना है तो हमें अपनी भाषा को बचाना होगा, क्योंकि भाषा बची रहेगी तो हमारी संस्कृति बची रहेगी, संस्कृति बची रहेगी तो हिमाचल और हिमाचल का नाम बचा रहेगा। बस इतना है। जी। और हिमाचल का युवा अपने लोक के प्रति संजीदा हो, क्या संदेश देना चाहेंगे हिमाचल के युवा को? मैं पहले कह चुका हूं, जैसे पूजा की थाली में पूरा देश समाया हुआ है, पंडित जी वो सारा कुछ रखने को बाध्य हैं, कश्मीर का केसर और वहां का नारियल और यहाँ का अपना सुपारी। वैसे ही माँ जब बच्चे को खाना परोसे तो माँ बोली में परोसे, खिलाए तो माँ बोली में खिलाए, नहलाए तो माँ बोली में नहलाए, स्कूल भेजे तो माँ बोली में भेजे, घर में वार्तालाप हो तो माँ बोली में हो। स्कूल में पढ़े तो उसका विषय अंग्रेजी है, वो उसको ना छोड़े, उसको ना बिसारे, पर स्कूल को घर में ना लेके आए, घर को घर ही रहे। पर उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो माँ का है, दादा दादी का है, बुजुर्गों का है, हम सबका है। जी, एक आखिरी सवाल खुद की तलाश के लिए भी पूछना चाहिए, क्योंकि आज का ये पहला एपिसोड था और इसके बाद ये सीरीज लगातार चलेगी। तो खुद की तलाश द्वारा शुरू की गई इस सीरीज के आगामी एपिसोड्स के लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव रहेगा? ये मेरा सवाल आपसे ज़रूर रहेगा, बहुत से दर्शकों बहुत से देखिए, मूल जी। में तो यही रहना है, मूल में यही रहना है। और जितना मथेंगे, जैसे समुद्र मंथन होता था वैसे ही अब हमारा खुद का मंथन करना होगा, और हम में से ही किसी को वासुकी भी बनना होगा और हम में से ही किसी को विंध्याचल पर्वत भी बनना होगा। इसमें इस खुद की तलाश में विष भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा, उसको सहज स्वीकारना भी पड़ेगा। हाँ, विष को अलग कर देना है, उसको ध्यान नहीं देना है, उसको महत्व नहीं देना है। अमृत जो निकलता है, जैसे मैंने पहले कहा कि सुबह की चलकोर अमावस्या के दिन भी नजर आती है, तो उस आशा की किरण के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। और बस यही रहेगा, क्योंकि मूल तो यही रहना है कि भाषा और संस्कृति, भाषा और संस्कृति, और प्रश्न में से प्रश्न निकलेंगे और प्रश्न में से ही जवाब निकलेंगे। तो बात यही है कि ये सफर है और सफर करके कटेगा, कभी मंजिल पे तो कभी अधर पे कटेगा। हमें मंजिल की तरफ अपना ध्यान रखना है और बढ़ते चले जाना। आई थिंक 1 मिनट और 1 घंटा और 23 मिनट हो गए हैं, तो शायद काफी रहेगा, इतना ही। एक्सपेक्टेड भी यही था, मुझे लग रहा था कि 1 घंटा काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। ख़ैर ये एक आउटलाइन थी इस पूरी सीरीज़ की, आगे बहुत बिल्कुल, सारी मैंने चीज़ें मैंने होंगी। इसीलिए काफी कुछ जो है समेटने की कोशिश करी है, काफी आगे बढ़ कर के भी बताने की कोशिश करी है। सिर्फ यही है कि हमें अपना जो विघटनकारी सोच से, कुलिष्ठता की सोच से, कलिष्ठता की सोच से आगे बढ़ना है। ये रखना है कि हिमाचलियत, हिमाचली संस्कृति, हिमाचली भाषा हम सबके अस्तित्व से ऊपर है। हिमाचल है, हिमाचली भाषा है, हिमाचली संस्कृति है, तो हम हैं, नहीं तो कुछ नहीं है। हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि हम पहाड़ी हैं। हमें गौरवान्वित होना चाहिए, हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि वेद व्यास जी ने यहीं पर ग्रंथ रचे। हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि ऋषि पराशर ने यहीं पर तपस्या की।
वशिष्ठ जी ने यहीं पर तपस्या की, मनु जी ने यहीं पर मनुस्मृति लिखी। हमें अपना गौरवान्वित होना चाहिए, चाहे वो पूर्व का काल था चाहे वर्तमान का काल है। बड़े बड़े लेखक यहाँ पर हुए हैं, बड़े बड़े क्रांतिकारी यहाँ पर हुए हैं, चाहे वो यशपाल हो चाहे कोई भी हो। और खेद भी है कि लेखन के लिए, साहित्य के लिए, कला के लिए 4 पद्म भूषण मिले और चारों को हिमाचल से बाहर रहने के बाद मिले। अगर वो हिमाचल में होते तो शायद हिमाचल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी नहीं मिलता। उन 4 नाम हैं निर्मल वर्मा, राम कुमार वर्मा, बिपिन चंद्रा और साथ में क्रांतिकारी, पत्रकार, साहित्यकार जैसी 8 विभूति, 8 विधाओं को अपने में समेटे यशपाल। इनको भी पद्म भूषण मिला इसलिए क्योंकि वे लखनऊ में थे, इसलिए उनको जो विस्तृत फलक मिल गया। हम में से कोई और जो है वो पद्म भूषण निकले लोक संस्कृति को लेकर के आने वाले समय में, लोक भाषा के लिए काम करने के लिए, या किसी भी क्षेत्र के लिए। जैसे अभी हमारे नेकराम जी हैं जिन्होंने मिलेट के लिए काम कर रहे हैं, नेंज से, मंडी से, या हमारे सौंखले साहब हैं जिन्होंने जो है वो बोतल में किसी भी कलाकृति को बना देते हैं, या चंबा के रुमाल के लिए जैसे मिल रहा है, या जो कांगड़ा या चंबयाली कलम के लिए जो था वो विजय शर्मा जी को मिला है, पद्मश्री मिला है, या अजय ठाकुर को कबड्डी के लिए मिला है। इस तरह से जो है वो अपना आने वाले समय में भी जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो बड़े बड़े सम्मानों से विभूषित हों अपने काम के लिए। और हमारी जो संस्कृति, जो हमारी सैकड़ों तो नहीं कहूंगा, हजारों लाखों वर्षों से जो हमारे चली आ रही है, हमारे बुजुर्गों ने हमारी विरासत जो है वो हमारे हाथों में सौंपी है, आने वाली पीढ़ियों को हम इसी तरह नहीं, पुराने वाले जो क्योंकि हम दूषित हो गए हैं, पर हम अपने आप को रिफाइन करें और जो बुजुर्गों की जो समृद्ध परंपरा थी, संस्कृति थी, खान पान था, उसको मूल रूप में थोड़ा सा लाने का जितना हम प्रयास कर सकें, अगली पीढ़ियों को जो है हम हस्तांतरित करें, यही कहना चाहूंगा। जी, बहुत बहुत ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से आज हमें मिली। और दर्शकों की ओर चलते हैं। कुछ एक दर्शक जो हमारे साथ जुड़े थे, एक बार फिर उनकी तरफ चलेंगे। आज तकनीकी रूप से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई नहीं, होता कुछ है, एक पहली बार। यूं ही याद है। भूपिंदर सिंह जसरोटिया सर हमारे साथ आखिर में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत सर। रोशन जसवाल जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई हेमराज जी करके नाम मुझे यहाँ शो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं जितने लोगों के नाम, सतीश धर जी हमारे साथ लगातार बने रहे, राजू मस्ताना सर हमारे साथ जुड़े रहे, संजय मेहरा जी, अनिल शर्मा नील जी, अनिल ठाकुर जी, और भी बहुत सारे लोग, मैं नाम भूल रही हूँ, मैं क्षमा चाहूंगी। लेकिन दर्शक दीर्घा में जितने लोग लगातार हमारे साथ बने रहे, आप सभी का धन्यवाद। और ये उन्हीं दर्शकों में से है जो पहले भी हमारे साथ इसी क्रम में बने रहा करते थे। मैं बहुत समय बाद एक्सपेक्ट कम कर रही थी, लेकिन फिर भी आप आए और आपने हमारा सहयोग दिया। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। और दर्शकों की ओर से, अपनी ओर से और खुद की तलाश की ओर से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, विशेष तौर पर कि आपने अपनी अति व्यस्त जिंदगी से समय निकाला और इस मंच को एक बार फिर से गौरवान्वित किया। और हम सबका ज्ञान मैं क्षमा भी चाहूंगा कि तैयारी कोई नहीं थी, आपके प्रश्न आते गए और जो मन में आता गया मैं बोलता गया। मुझे नहीं पता कि मैंने सही कहा है गलत कहा है, क्योंकि तैयारी जरूरी होती है। और आज भी मैं अपने काम से 6:30 बजे के आसपास पहुंचा था, छुट्टी नहीं थी, हम लोगों को संडे को भी छुट्टी नहीं होती, क्योंकि कहते हैं ना कि नौकरी भली ना बाप की और बेटी भली ना एक। तो प्राइवेट नौकरी तो और भी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें निभाना। और आज 11 तारीख है और इस वर्ष के 11 के 11 दिनों में मैं लगातार टूर पे हूँ और कंपनी के टूर पे हूँ। तो कोई तैयारी नहीं। हाँ, आपका प्रश्न आता गया और जो जो अनुभव पिछले 30-35 वर्षों में जो बुजुर्गों से, जो अपने दादा की उंगली पकड़ के जब चला करते थे, या गुरुजनों से जो सीखा है या मित्रों से सीखा है,
या इस यात्रा में जब साहित्य के लिए, कुछ दिवंगत साहित्यकारों के लिए जब कुछ करना शुरू किया, तो जो है, और उसमें क्रम मैं नहीं जानूंगा, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या कहा है, पर क्या क्रम उसका रहा होगा या वो कहना भी उस क्रम में चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। हाँ, जो मन में आता गया प्रश्न के सामने, वो मैं बोलता चला गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको बस जीने की कोशिश करी है। तो गलतियां भी हुई होंगी, तो उसके लिए बुद्धिजीवी वर्ग जो और जो है जो वो क्षमा करेगा। इन्हीं आशाओं के साथ, क्योंकि गुणी लोग जुड़े थे, बस यही चाहूंगा मैं कि वो क्षमा करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि पहले ही एपिसोड में तोप मेरे कंधे पर रख दी है। और उसकी दिशा कैसी रहेगी, कितना वो गोला चल पाएगा, कितनी मारक रहेगी, वो बाद में पता चल जाएगा अपने आप, कि वो जी, कैसे बहुत होता है वो। पर कोशिश जितनी कर सकता था वो बिना तैयारी की वो करने की कोशिश करी है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बातचीत और मुझे लगता है बहुत सहजता से हालाँकि शुरू में थोड़ा-सा वो मेरी तरफ से गड़बड़ी थी क्योंकि तकनीकी रूप से मैं इसको आज हैंडल नहीं कर पा रही थी किसी वजह से। ख़ैर अपनी भी कुछ मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी अचानक से कि बहुत दिनों बाद आ रही हूँ तो शायद असहज महसूस कर रही हूँ। इसके लिए दर्शकों से क्षमा चाहूँगी लेकिन आप सबका प्रोत्साहन यूँ ही मिलता रहे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन आपके साथ जो संवाद रहा वो बहुत सार्थक रहा। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और अरे, जैसे कि दर्शकों ने भी आग्रह किया है कि 3-4 एपिसोड आपके साथ और होने चाहिए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि इसी सीरीज़ में बीच-बीच में आपसे और संवाद होता रहे और पर्टिकुलरली हम लोक संस्कृति के किसी अलग पहलू को, किसी एक पहलू को उठाकर उस पर गहनता से चर्चा आपके साथ करें। तो इसी उम्मीद के आपसे साथ आपसे आपका यही आग्रह शुक्रिया। रहे आपसे यही आग्रह रहेगा कि मर्मज्ञ जो लोग हैं, वो उनको लाया जाए। और मतलब चाहे वो चंबा के हैं, चाहे वो कांगड़ा के हैं, चाहे वो सिरमौर के हैं, कि कहीं के भी हैं, उन लोगों को जी, समय समय पर यहाँ पर लाया जाता है, ताकि क्योंकि यही मंथन है, यही सागर मंथन है, यही संस्कृति मंथन होगा। जी, हाँ, आपसे सिर्फ ये गुजारिश रहेगी कि गुजारिश करें कि हम विघटन को ना सोच के, हर हर जो संवाद करता आएगा, उनसे यही आग्रह रहेगा कि आप विघटन की तरफ नहीं, आप सामंजस्य की तरफ बढ़ें। आप हम एक हैं, हम सब हिमाचली एक हैं, और हम गौरवान्वित हिमाचली हैं, हमारी संस्कृति एक है, हमारी भाषा भी एक होनी चाहिए संवैधानिक तौर पर। बाकी सिरमौर में तो सिरमौरी ही बोली जाएगी, चंबियाड़ी नहीं बोली जाएगी, पर संवैधानिक तौर पर हम लोग एक हैं, एक ही रहना चाहिए। ये आपसे भी आग्रह रहेगा और आने वाले वक्ताओं से भी, और जो संवादकर्ता होंगे उनसे भी आग्रह रहेगा कि हम विघटन की तरफ से, या पहले जो पानी बह गया है उसको बहने दें। अब जो पानी बह रहा है उसको थोड़ा-सा मिठास बनाए रखें। ऊपर की तरफ ले जाएँ और ये लेके चलें कि भविष्यगामी जो पीढ़ियाँ हैं, वो हम लोगों को हमारे अच्छे कार्य की तरफ की वजह से याद रखें। यही आग्रह जी। रहेगा। जी, बहुत धन्यवाद सर आपके ये जो सुझाव है इन पर हम ज़रूर गौर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे के ये संवाद इसी तरह से चलते रहे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर खुद की तलाश की ओर से और सभी दर्शकों का एक बार पुनः आभार और एक बार फिर आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये जो सीरीज़ आज से शुरू हुई है, कुछ समय तक जितना समय हम सहजता से दे पाएँगे अ, ये सीरीज़ दैनिक रूप से चलेगी और जिस दिन नहीं होगा कार्यक्रम आपको पहले ही सूचित पूर्व सूचना प्राप्त हो जाएगी। सभी दर्शकों का तहे दिल से आभार कि आप बहुत संजीदगी से हमारे साथ बने रहे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। समय के थोड़े से बदलाव के साथ आप सभी से मिलेंगे। आप सभी तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। अपने साथ रहिए, अपनों के साथ रहिए और लोक के प्रति संजीदगी बरतिए। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।